चलिए, मार्केट में थोड़ा सा माहौल इस समय प्रॉफिट बुकिंग भी क्या कहें, एक ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मूव। और ख़ास तौर से आज जो मार्केट में प्रेशर आया वो इसलिए आया कि आज दोनों सेक्टर से प्रेशर है, आईटी और बैंक्स। अब तक एटलीस्ट आईटी मार्केट को बचा रहा था, लेकिन इस बार दोनों में दबाव, आईटी और बैंक्स दोनों गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए। और एक चीज़ है, निफ्टी अभी भी कोशिश कर रहा है कल का लो बचाने की। इनफैक्ट वहाँ से अभी भी हम करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर हैं कल के लो से। लेकिन बैंक निफ्टी कल का लो कभी भी तोड़ सकता है। इनफैक्ट लास्ट आवर में इंटरेस्टिंग होगा, शायद आज का लो कल के लो से हल्का सा नीचे ही है या उसके आसपास ही है। और 200 डे मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी बार बार अब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। कल डिफेंड किया उसने, लेकिन आज देखते हैं अगर उसके नीचे बंद होता है, यानी एक बार फिर कोशिश कर रहा है वापस उस लेवल को रिक्लेम करने के लिए 44,650 के आसपास। लेकिन मूड माहौल तो खैर अच्छा खासा खराब ही हुआ है। सीरीज इस तरीके की रही है और आखिरी दिन भी बिल्कुल वैसा ही रह रहा है। तो जनवरी ने बिल्कुल सरप्राइज नहीं किया, जैसे हिस्टोरिकली रहा है कि खराब सीरीज रहेगी, ठीक वही हुआ है। लेकिन अनुज, कंसिडरिंग हम अब अगले हफ्ते एक बड़े इवेंट में उतरेंगे, तो ये कूल ऑफ परहैप्स जरूरी था। यहाँ से क्या पोजीशनिंग प्री बजट कुछ होगी या फिर वो अगले हफ्ते जब आएंगे तभी देखा जाएगा? बिल्कुल तभी देखा जाएगा। वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आप देखें सीरीज ऑन सीरीज हम 2% ही गिरे, ज़्यादा नहीं गिरे। तो बस बीच में हम इतना चल गए थे, 22,124 के उस लेवल पर आ गए थे, इसके लिए ख़राब लग रहा है। लेकिन बिल्कुल जनवरी ख़राब रही है सीरीज़। लेकिन मार्केट टेक्निकली देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। हाई टू लो 22,100 का लो था, 21 हाई था, 21,300 पर हैं हम, 800-900 पॉइंट गिरे हैं हम। ठीक है, ये सब चलता रहता है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर इकलौता सपोर्ट अब निफ्टी के लिए 21,137 पर, जो कि ये सीरीज़ का लो। और अगर उसके नीचे हम फिसले तो मुझे लग रहा है 2800, 2900 भी पॉसिबल है। और ये बजट ट्रिगर बनेगा या क्या ट्रिगर बनेगा, बाकी की अर्निंग्स जो बची हुई हैं वो ट्रिगर बनेंगे, क्या ट्रिगर बनेंगे। लेकिन स्क्रीन मुझे कह रही है कि 20,800, 20,900 इस स्क्रीन पर आना चाहिए आपको, क्योंकि अब इवन आईटी में भी प्रेशर बनने लगा है। तो हर रैली में सेलिंग करें। आज सुबह की स्टार्ट दी थी, जहां रैली फेल हो वहां सेल करके डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। अब ऑब्वियसली डे हाई का स्टॉप लॉस अब नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पर अगर आप सेल कर रहे हैं तो आवरली हाई, जैसे 2 से 3 बजे के बीच में अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस घंटे का जो हाई है उसमें एक स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन रैली मतलब ट्रेड सेल की ही है इस मार्केट में, सेल ट्रेड पर ही पैसा बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो बैंक निफ्टी पर बहुत क्लियर है। बैंक निफ्टी में देखिए आप, मेरे ख्याल से अब क्योंकि हम वापस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं, 1000 पॉइंट और खुल रहे हैं नीचे की तरफ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 43,500, क्योंकि अब हम वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का, उसके नीचे है, उसके आसपास अब हम ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ, क्लियरली दबाव तो है ही, और तैयार आप रहने चाहिए कि यहाँ से आगे कुछ और वीकनेस देखने को मिल सकती है। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से स्टॉक्स रेडार पर आए हैं? गुड आफ्टरनून हर्षदा। स्टॉक्स आई मीन स्ट्रेंथ वाले भी हैं। गुड आफ्टरनून अनुज, वीकनेस वाले भी हैं। मैं एक एक करके स्टॉक्स रखता हूँ। हालांकि मैं पहले स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स के बारे में जिक्र करूँगा। कोलैप्सिंग मार्केट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपना 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं। पहला स्टॉक इस दृष्टिकोण से टाटा पावर स्पेस में आई थिंक आज पहले टिक से ही अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। टाटा पावर ने अपने करियर का आज हाई लगाया। डायरेक्टर साहब आज रोल ओवर की फिगर्स रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली, ये आपकी स्क्रीन पे फेब फ्यूचर्स हैं। 22% ओआई बिल्डअप, लगभग 78% रोल ओवर। यानी कल जब मैं इसको पढ़ रहा हूँगा सोमवार को, ये ऑलमोस्ट अपने 92 to 94% रोल ओवर्स के साथ फेब की सीरीज में एंटर करेगा। टाटा पावर स्ट्रॉन्ग एट ऑल टाइम हाई, स्ट्रॉन्ग बदला कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ कैरी। उसके बाद बीपीसीएल, देखिए ओएमसीज में इस वक्त कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है, कोई भी अगर आप देखें तनातनी नहीं है। बीपीसीएल आपकी स्क्रीन पे भी आएगा। फ्यूचर्स के स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग, 477 पे, हायर लेवल से थोड़ा सा हालांकि रिट्रेस हुआ है, बट स्टिल याद रखिएगा ये क्लोज जो होगा वो इसके करियर की जो बेस्ट क्लोज हैं उनमें से एक होगा। 56 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में आज नेक्स्ट सीरीज में जुड़े हैं, और कल के 20 डेमा के पुल बैक के बाद आज थोड़ा सा हायर लेवल्स पे टिक नहीं पाया, बैकफुट पाया, बट स्टिल आई मीन डेटा वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओएमसीज में बीपीसीएल। उसके बाद एक मैं स्टॉक और रखना चाहूँगा, दैट्स मदरसन हर्षदा। यहाँ पर भी मूव काफ़ी अच्छा खासा है। मेरे ख्याल से आज सुबह ये कॉल्स में शामिल भी था, 112.20 पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। ये क्लोज इसका फेब 2022 के बाद का अब तक का हाईएस्ट क्लोज होगा। एक और चीज़, फेब 18 2022 इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ था। आज एग्जैक्टली ये उसी प्राइस को रीगेन कर गया, 59% रोल ओवर। इस पर नजर रखिएगा। स्ट्रॉन्ग मूव, एक बेहतरीन क्लियर चार्ट,
लंबे टाइम फ्रेम पे भी और छोटे टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर फ्लैग का ब्रेकआउट है। और मैं एक आखिरी स्टॉक ऑन द शॉर्ट साइड यहाँ पर बात करना चाहूँगा, दैट्स वोल्टास। एक अच्छा मूव दिया था दिसंबर में इसने, लेकिन अब ये 15 जनवरी से एक रिट्रेसमेंट मूड में आ गया है। आज शॉर्टिंग काफ़ी हुई है, नेक्स्ट मंथ में शॉर्टिंग विजिबल है, 20 डे में ब्रीच होता हुआ वोल्टास ऑन शॉर्ट साइड। हर्ष, टू यू। जी हाँ, तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर दोनों तेजी और मंदी के ट्रेड्स आ रहे हैं। अब ट्रेंडिंग काउंटर्स भी आपको कुछ दिखाते हैं। कंसिडरिंग आज बाजार में ज़्यादा बिकवाली है, वो लूजिंग काउंटर्स कौन से हैं वो पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और आप देखिएगा, टेक्नोलॉजी कंपनियों का जिक्र अनुज भी कर रहे थे। टेक महिंद्रा नंबर्स के बाद 6% का नॉक लगा है। LTI माइंट्री में 2.25% की गिरावट। सिप्ला जहाँ पर हमने देखा था अच्छा परफॉर्मेंस के बाद 3% का आज करेक्शन देखने को मिला है। SBI लाइफ में भी कुछ करेक्शन नजर आ रहा है। इनफैक्ट SBI लाइफ के नंबर्स का इंतजार वैसे बाजार को है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, HPCL, लॉरस लैब्स, जी एंटरटेनमेंट, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर सेल साइड की पोजीशंस निरंतर जारी हैं। बजाज ऑटो नतीजे अच्छे रहे तो स्टॉक ऊपर है। कोल इंडिया में हमने देखा आज कुछ तेजी की पोजीशंस। NTPC अगले हफ्ते नतीजे पेश करेगा, 2% ऊपर काउंट है। और इंडसइंड बैंक का कुछ सहारा मिलता हुआ इस समय बाजार को। भेल में खरीदारी, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग, नंबर्स अच्छे थे जिस पर हम कल भी बातचीत कर रहे थे, आज तेजी में है। हिंदुस्तान कॉपर और नैल्को जैसे मेटल काउंटर्स में भी हमने देखा है कल से जो तेजी बनी है वो अब भी बरकरार है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर दोनों तेजी और मंदी के सौदे साफ बनते दिखाई दिए हैं। ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, किन ट्रेड्स पर फोकस करेंगे, हमारा जानकारों का पैनल पूरी तरह से तैयार है। जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्मोता से समझेंगे फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है। टेक्निकल कॉल्स के लिए रचना वैद, मानस जायसवाल, रुचित जैन, अमित सेठ और चंदन तापड़िया हमारा साथ देंगे। 2:40 पर अगले हफ्ते आने वाले नतीजों पर रहेगा फोकस। आशीष को जोड़ेंगे ITC और मैरिको से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, ये आपको बताएंगे। फिर उसके बाद सुमित आपके लिए पेश करेंगे बजाज फाइनेंस की एक्सपेक्टेशंस। बजट से पहले बाजार के ट्रेंड पर चर्चा करने के लिए नवीन कुलकर्णी, CIO एक्सिस सिक्योरिटीज के हमारे साथ होंगे। फिर डीलिंग रूम का जायजा, STBT या BTST ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेड्स लेने की। हमारे गेस्ट हमारे साथ इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मानस, क्या पिक करेंगे इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बायोकॉन पे बिकवाली करने की राय रहेगी। बायोकॉन ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है और पहले से ही यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। तो मेरा समझना है कि इस बार ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर जाएगा। तो करंट लेवल्स पे बायोकॉन के फ्यूचर में बिकवाली करके चलनी है। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 262 के रहेंगे, 262 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह रहेगी और 252 रुपए के टारगेट सेट करने हैं बायोकॉन के फ्यूचर में। ओके, बायोकॉन का ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड आता हुआ, लेकिन ध्यान रहे सेल साइड का ही ट्रेड है इस समय। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, वीरेंद्र जी, अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मेरा भी शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा। यूपीएल वैसे भी एक वीक स्ट्रक्चर रहा है, सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे इसने हमेशा काफी समय से ट्रेड किया है। स्टॉक में कंटिन्यूअस लोअर हाइस बन रहे हैं और हर समय देखा गया है कि जब भी ये 10 MA पे आता है, रिजेक्शन लेके वापस इसकी ट्रैजेक्टरी नीचे की तरफ हो जाती है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस 542 का है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 550 का और टारगेट्स रहेंगे 525 के। ओके, दवा केमिकल दोनों पे अब तक सेल आ चुके हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी, काफी जगह पे अपस्विंग्स भी बन रहे हैं मार्केट में वीकनेस के साथ साथ। उसमें सीमेंट स्टॉक से रिलायंस है, तो मैं रिलायंस को चूज करूंगी। रिलायंस इज ट्राइंग टू मेक हाइज ऑफ द डे। तो फरवरी के फ्यूचर्स को अगर हम लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2700, तो ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट होगा 2730 और उसके बाद 40 एंड 50 पर। इस समय कॉल आती हुई तो रिलायंस पर कॉल आई है तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर से एक सलाह ज़रूर लीजिएगा। रुचित भी हमारे साथ हैं शो में। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मैं आज एक कैश सेगमेंट में से बाय साइड का ट्रेड दूंगा, वो है रेन इंडस्ट्रीज में। सो आइडियली अगर लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में अगर वॉल्यूम्स देखे तो काफी हाई वॉल्यूम्स ये स्टॉक में हो रहे हैं
और एक अंडर परफॉर्मर रहा है काफी समय से। सो यहाँ पे एक मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस ब्रेक हुए, वो भी इतने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, सो क्लियर इंडिकेशंस है कि स्टॉक शायद अब बॉटम आउट हो चुका है और नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव का स्टार्ट हो चुका है। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 166 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 188 से 190 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। रेन इंडस्ट्रीज में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है। आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ है। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून मनोज। तो देखिए, मैंने कल भी चर्चा की थी पावर स्टॉक्स की, जहां मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अब इसी स्पेस में हमने आज जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी टाटा पावर पर। अगेन डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी हमने इसको जगह दी है और टाटा पावर हमें काफी पसंद आता है। पहले तो लेवल्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से 340 पे इसने लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट स्टॉक अगर से होल्ड करता है तो 410 से 420 की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है टाटा पावर के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। अब अगर से आप इसकी ओवरऑल ये देखें तो जो थर्मल के अंदर में तो ये काफी अच्छा प्ले कर ही रहे हैं, बट रिन्यूअल में ये अपनी कैपेसिटी 4 गीगावाट से ऑलमोस्ट 15 गीगावाट करने की तैयारी कर रहे हैं। प्लस साथ ही साथ सेल और सोलर सेल और मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, सोलर पंप्स के अंदर में काम कर रहे हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर में काम कर रहे हैं। इस सब चीजों को ध्यान में रखें और साथ में जिस तरह से केपेक्स की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का केपेक्स ये कंपनी आने वाले दिनों में करेगी, तो ये हमें लगता है कि जो पैट है वो डबल हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाएगी। और आप अगर से इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप पर्सपेक्टिव से भी देखें तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पावर आज भी एक अंडर ओन्ड सेक्टर रहा है और उसके अंदर में क्वालिटी प्राइवेट कंपनी अगर से कोई लेने की कोशिश करेगा तो वहां टाटा पावर के अंदर में एक बड़ी री रेटिंग आपको और देखने को नजर आएगी। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि टाटा पावर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इंडिकेट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह के मार्केट्स में अभी एक वीकनेस बनी है उसमें आप उस पूरे सेक्टर को देखिए। हमने कल एनटीपीसी की चर्चा की, कुछ दिन पहले कोल इंडिया की हम बात कर रहे थे, साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में एनएलसी इंडिया, पीटीसी इंडिया, इन पे हमने अलग अलग समय पे चर्चा की। तो ये पूरे सेक्टर बाजार की रिलेटिव वीकनेस के सामने बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये भी हमारा एक व्यू है कि टाटा पावर इस पूरी स्ट्रेंथ के अंदर में एक अच्छा ट्रेंड पकड़ता हुआ नजर आएगा। ओके, बाय द वे एसीसी के नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मेरे ख्याल से इस क्वार्टर का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस पर बड़े कंपनियों में, और ख़ासतौर से मार्जिन फ्रंट पर 8% से 18% का मार्जिन है आज तक। इसीलिए आप देखिए कई लोग पूछते हैं ना कि इतना जो बीटा आता है कई कंपनियों में क्यों आता है। सेल्स सिर्फ 400 करोड़ या लेस देन 10% बढ़ी, लेकिन उसके सामने एबिटा 3 गुना हो गया और प्रॉफिट एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गया, 8 गुना के करीब, 5 गुना के करीब हो गया। उसका कारण ये है, ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी जब होती है, जब मार्जिन इस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, जब 8% से 18% के मार्जिन हो, उसमें इस तरीके का इम्पैक्ट फिर वो बॉटम लाइन में फ्लो थ्रू होता है। इसके लिए आपने एसीसी में इस तरीके का मुंह देखा। आशीष, गुड आफ्टरनून, कोई व्यू आपका इस पर एसीसी पर? बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से अनुज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पहले तो स्पेस है सीमेंट का, जिस जो प्रॉक्सी है इस पूरी रियल स्टेट केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग की थीम को प्ले करने का। और उसमें भी एसीसी, अंबुजा, इनके वैल्यूएशन का कंफर्ट तो काफी अच्छा रहता है। तो अगर से एसीसी की स्पेसिफिक बात करूं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो डेल्टा अर्निंग का आया है उसको लेके रीरेटिंग होगी, क्योंकि टॉप लाइन तो ठीक है ऑलमोस्ट नॉमिनल ग्रो की है, बट जिस तरह से एबिटा में एक जबरदस्त एक्सपेंशन हमें देखने को मिला है उसका मार्केट इसको भरपूर रिवॉर्ड करेगा। और मेरे हिसाब से स्टॉक कहीं ना कहीं 2650 2700 की ट्रेजेक्ट्री आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। तो एक अच्छी रीरेटिंग, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मेरे हिसाब से एसीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। एसीसी के स्टॉक में रीरेटिंग देखने को मिलेगी। बाय द वे एक बार पीएनबी हाउसिंग का स्टॉक लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील, मैसिव ब्लॉक डील, जिसमें करीब 10% की एक्विटी चेंज हैंड्स हुई है। अब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा हूँ इसका, जो शेयर होल्डिंग है जिस लेवल की ये ब्लॉक डील हुई है उसमें 2 ही शेयर होल्डर्स हैं, या तो जनरल अटलांटिक है या फिर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फंड करके है हर्षदा। तो इन 2 में से किसी एक ने बेचा होगा, क्योंकि आई डाउट कि प्रमोटर्स ने बेचा होगा। शाम को पता चलेगा कि किसने बेचा है, किसने खरीदा है, बट बड़ी ब्लॉक डील। और उसके बाद स्टॉक में एक तूफानी तेजी आई। सुबह आई थिंक इसके नंबर्स पे इसने नेगेटिवली रिएक्ट किया था, लेकिन अब पॉजिटिवली रिकवरी आई है। अब ऐसी कोई खबर तो नहीं थी कि एक बड़ा सौदा होगा और कोई प्रमोटर यहाँ पर एग्जिट करेगा, बड़ा निवेशक एग्जिट करेगा। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि एक ही बायर है या मल्टीपल बायर्स हैं। और जैसी ब्लॉक डील हुआ एकदम से, क्योंकि खबर तो कोई नहीं जैसा आपने बोला, लेकिन स्टॉक में तो रिएक्शन आया उसके बाद तुरंत, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिएक्शन है। जी हाँ, 2.5 करोड़ शेयरों का एक बड़ा सौदा आपके सामने स्क्रीन पर हुआ है
और नियरली 10% की इक्विटी की अदला बदली हुई है। 2141 करोड़ की वैल्यू है इस पर्टिकुलर डील की। ज्यादा 80% डिटेल्स आ गए, बस 20% वो नाम बाकी आना। अब मैं बताऊं, एग्जैक्ट नंबर मैच कर रहा है। हाँ। देखो जो ब्लॉक हुआ है 256500006 नंबर ऑफ शेयर्स है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पीटी लिमिटेड, ये उसका है। इसका मतलब जनरल अटलांटिक का नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का है। उन्होंने ही बेचा होगा क्योंकि एग्जैक्टली मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के पास जो है उससे। तो देख लेते हैं इनके पास। मेरे ख्याल से ये सिंगापुर बेस्ड है ये कंपनी जो है। जी हाँ। और इन्होंने लगातार इस कंपनी में स्टेक रेस किया था। इनफैक्ट 8 पॉइंट समथिंग से 9.92% स्टेक लेके गए थे ये 2021 में। 2021 में इन्होंने जब दिसंबर 2020 क्वार्टर, कोविड के तुरंत बाद वाला क्वार्टर जो था, उसमें उन्होंने और स्टेक पिकअप किया था और तब से इन्होंने इसमें रखा हुआ है। और अब ये आज पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कि शायद एग्जिट मारा है इन्होंने। आशीष, कैसे पढ़ेंगे इस डेवलपमेंट को? पीएनबी हाउसिंग नंबर्स पर जो होना था रिएक्शन वो हो चुका, ये एक अलग डेवलपमेंट है। ऑफ कोर्स अब देखना होगा कि किस तरह के निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया है जब एक बड़ा निवेशक निकला है। नहीं तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स कौन होंगे इस पे तो ऑब्वियसली एक कॉल रहेगा ही। बट मेरा मानना है कि जिस तरह से ये एक तो बिजनेस में जिस तरह से, एक तो आप नंबर्स देखेंगे, मुझे मेरा बिल्कुल मानना है कि अच्छे इन्वेस्टर्स, अच्छे म्यूचुअल फंड्स इन्होंने ही इसमें पोजीशन ली होगी और एक रीरेटिंग की संभावना बिल्कुल बनती है। हमारा मानना है कि जिस तरह से पीएनबी ने एक सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस कैनफिन होम्स या बाकी पीयर्स के सामने दिखाया पिछले कई सालों में, उसका एक अब आपको रिकवरी देखने को नजर आएगी और कहीं ना कहीं स्टॉक मेरा मानना है 1150-1200 के स्तरों की तरफ जाता जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन की भी कंफर्ट पीएनबी हाउसिंग वर्सेस कैनफिन होम्स या वर्सेस इनके जो दूसरे पीएसयू पीयर्स है उनके सामने है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा रीरेटिंग पीएनबी हाउसिंग में फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव भी आएगा। और मेरा मानना है 1.5 to 2 टाइम प्राइस टू बुक का जो नंबर है वो एक अच्छी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर में आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो उन्हीं नंबर्स को ध्यान में रखते हुए रीरेटिंग मेरे हिसाब से इसमें भी बनती हुई नजर आएगी। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 903.5 पे डीआई के क्लस्टर पे आके ट्रेड करता है 5% ऊपर। मीनवाइल कुछ और अच्छे स्टॉक्स जो कि आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुए हैं, एक बार उनको लेके आते हैं। लेट्स ब्रिंग टीवीएस मोटर्स। आपकी स्क्रीन पे आएगा 1928 और मेरे स्क्रीन पे ही एक और डाउन स्विंग आया है अभी अभी। आई मीन लेटेस्ट, आई मीन थोड़ी सेलिंग हुई है यहाँ पर और कुछ पुट्स में फेब के स्ट्रॉन्ग बिल्डअप शुरू हो गया है। फॉर इंस्टेंस 1900 की। एक बार अमित इस पर अपना व्यू दीजिएगा। यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं अमित। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पे 20 दिसंबर के बाद का जो अब तक बेस था वो टूट गया। अब आपकी स्क्रीन पे जो प्राइस है दैट्स 1927, वो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको इसने अब तक कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे अप्रैल 2023 के बाद से अब तक नहीं तोड़ा था। लेकिन आज इस एवरेज की तरफ जो इसकी अप्रोच है वो थोड़ी सी भयभीत कर देने वाली है। आपका व्यू पहले इस पर्सपेक्टिव से, किसी के पास लॉन्ग है तो वो क्या करे, और उसके बाद अगर शॉर्ट साइड पे कोई व्यू हो तो बताइएगा, अदरवाइज आप उससे छोड़ भी सकते हैं सिंस इट्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। आपका व्यू? किरण जी, अगर किसी के पास लॉन्ग है तो क्लियरली यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज काफी कंसर्निंग कैंडल है। जिस हिसाब से बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट डेज हाई पे स्टार्ट हुआ था, स्टॉक में कंटिन्यूअस डाउनवर्ड्स मोमेंटम है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। ऐसी कैंडल हमने काफी दिनों से टीवीएस मोटर में देखी नहीं। 50 डेमा पे जस्ट ये स्टॉक रेस्ट कर रहा है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस में ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते और इसमें बिकवाली बढ़ेगी। तो किसी का लॉन्ग है तो डेफिनेटली इसमें से एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। फ्रेश शॉर्ट के लिए थोड़ा सा मंडे तक वेट करूंगा। अगर 50 डेमा वायलेट होता है और मंडे एक फॉलोअप सेलिंग आती है, देन और भी ज्यादा यहाँ पे चीजें कंसर्निंग हो जाएंगी। इट विल हेड फॉर 1800 1825। बट मैं कंफर्मेशन की वेट करूंगा ऑन मंडे फॉर दैट। को कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा, वरना वैसे यहाँ पर ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आज कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर डिसेंट नंबर्स के बावजूद प्रॉफिट बुकिंग हुई है। टेक महिंद्रा भी उनमें से एक है। ऑफ कोर्स यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि आगे अभी भी कंसर्न बचा हुआ है। तो इन टेक्नोलॉजी कंपनियों में जो सेल ऑफ आया उस पर बात करेंगे। रचना जी, गुड आफ्टरनून एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मुझे आज ही पता लगा कि कल आपका जन्मदिन था, तो विश यू अ गुड 2024। आप म्यूट पर हैं मैम।
Oh, sorry about that. Thank you so much. Thank you so much for the wishes. नहीं, because it's your birthday, then it's pardonable. लेकिन बताइए IT stocks क्या किया जाए, क्योंकि एक के बाद एक इन स्टॉक्स में अब भारी मुनाफा वसूली और इन्हीं का सपोर्ट मिला था कल परसों। जी बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट एक्चुअली सबको ही वॉश आउट कर रहा है, चाहे अच्छे नतीजे हो, बुरे नतीजे हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, कुछ भी हो, सो एवरीवेयर। और मुझे नहीं लगता कि ये वॉलेटिलिटी जिस हिसाब की है, -200 से +200 हम घंटों में चले जाते हैं, विच इज नो फन। एंड ये इस तरीके की वॉलेटिलिटी मुझे नहीं लगता कि अब बजट से पहले सेटल डाउन होगी। सो दो वी आर वेरी क्लोज टू दैट, तो उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि हमें थोड़े दिन इंतजार करना ही पड़ेगा एंड इट्स बेटर टू रिमेन साइडलाइंस। अगर आप शॉर्ट साइड पे पैसे बनाते हो तो अलग बात है, अदरवाइज साइडलाइंस पे रहना ज्यादा बेहतर बात है। एज फार एज इंडिविजुअल आईटी काउंटर्स आर कंसर्न, वन ऑफ द काउंटर्स व्हिच इज प्लेस्ड वेरी नाइसली ऑन चार्ट्स, दैट इज विप्रो। अगर मार्केट सेटल होती है, आईटी का साथ अगर वापस से आता है, तो विप्रो इज अ काउंटर जिस पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो ना सिर्फ डेली चार्ट पे पर वीकली चार्ट पे अगर देखा जाए तो इट इज वेरी वेल प्लेस्ड। सो मीडियम टर्म के हिसाब से अगर आपका नजरिया है तो विप्रो पे नजर रखनी चाहिए। जब तक 424 के ऊपर रहेगा ये, तब तक दिस इज लुकिंग गुड फॉर नंबर्स ऑफ 510 एंड 540। बिल्कुल। एक्चुअली हर्षिता, टेक महिंद्रा, रचना जी मेरी तरफ से भी आपको वैसे हैप्पी बर्थडे। एक टेक महिंद्रा की मैं एक बात कहूँ, टेक महिंद्रा की ना कॉन कॉल सबको सुननी चाहिए। उससे एक चीज़ जो निकल के आएगी कि जो फ्रेज़ मैं यूज़ करता हूँ, मोर लॉयल देन द किंग, यहाँ पे मैनेजमेंट खुद बार बार कह रही है कि अभी दिखते हैं, अभी दिखते हैं, लेकिन एनालिस्ट सामने से हम कोशिश कर रहे हैं बताने की कि नहीं आप सब कुछ ठीक हो चुका है, नहीं सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि वो उनके प्राइस टारगेट्स उस हिसाब से हैं। तो इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो बार बार उन्होंने कहा कि देखिए वर्स्ट इज ओवर, बार बार मैं कह रहा हूँ वर्स्ट इज ओवर, लेकिन अभी ग्रीन शूट्स नहीं है। उन्होंने कई बार कहा कि वर्स्ट इज ओवर लेकिन ग्रीन शूट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक चला दिया गया उससे बहुत पहले ही, सिर्फ इस होप में कि टर्न अराउंड आ गया यहाँ पे। हो सकता है टर्न अराउंड आ भी गया हो, लेकिन जो ये नंबर्स आए इनमें कुछ ऐसा, जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, ऐसा कुछ ग्रेट नहीं था, कोई फायरवर्क्स नहीं, एग्जैक्टली कोई फायरवर्क्स नहीं थे, जिस हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी चल चुका था। अगर आप इसका रिसेंट मूव्स देखें तो इसको लेने का टाइम था जब 2 हफ्ते, दो क्वार्टर पहले, जब एकदम बॉटम नंबर्स थे और एकदम स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, वहाँ से 40% ऑलरेडी भाग चुका है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, अगर 1250 से 1300 के बीच में आता है टेक महिंद्रा, मुझे लग रहा है वापस यहाँ पर फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आके बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर लीप ऑफ फेथ आएगा नई मैनेजमेंट पर और इस कंपनी के ऊपर, और अब उनको भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा डिलीवर करने के लिए, क्योंकि अब तक जो भी है वो दरअसल प्रीवियस मैनेजमेंट के अंदर जो काम हुआ है उसी का एक इम्प्रेशन नंबर्स पर है। एक और क्वार्टर देंगे तो ज़्यादा टाइम रहेगा। इनफैक्ट सिटी की रिपोर्ट वो कह रही थी कि एक वन ऑफ था, इसीलिए यहाँ पर कुछ ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे है नंबर्स इनके ठंडे, स्टॉक में भारी गिरावट बनती हुई। अच्छा, इस बीच डीवीज लैब में करेक्शन बढ़ रहा है, करीब 2-2.5% नीचे। ये जो थोड़ा सा सहारा मिला था मानस डीवीज जैसे स्टॉक्स में, सनफार्मा जैसे काउंटर्स में, सिप्ला लुपिन में, वो आज फिर मुनाफा वसूली दिख रही है। डीवीज देखिए और साथ ही सिप्ला देखिए, प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, क्या अप्रोच है अब इन स्टॉक्स में? देखिए फार्मा में आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक होना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सिप्ला करेक्ट जरूर हुआ है, बट आई थिंक लोअर लेवल पे 1325-1335 की रेंज में काफी सपोर्ट दिखता है। कुछ फार्मा स्टॉक्स में अभी भी स्ट्रेंथ दिखती है, लेकिन दो स्टॉक बिल्कुल चार्ट्स पे वीक लग रहे हैं। एक तो डीवीज लैब और दूसरा मैंने थोड़ी देर पहले भी रिकमेंड किया था बायोकॉन। ये दो चार्ट्स वीक लग रहे हैं। डीवीज लैब ने तो 200 मूविंग एवरेज ब्रीच किया है, एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि 3500 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे ट्रेड होगा। डीवीज लैब पे स्टॉप लॉसेस 3590 के लगाइए और टारगेट आपके 3500 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, डीवीज लैब इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ आज बख्शा बाजार ने किसी को नहीं है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी आईटी हो, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, और फार्मा ये भी डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता। मीनवाइल एक स्टॉक ने आज अपना करियर का सबसे उच्चतम सर्च हुआ है, दैट्स एमजीएल। आशीष, अभी कुछ देर पहले आपने अपनी प्रेफर्ड कॉल्स पे टाटा पावर का उल्लेख किया था, वो ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। ये एमजीएल पे आपका टेक क्या है? 1371, आई थिंक सुपर एग्रेसिव मूव, और स्पेशली ये जो लास्ट एक साल रहा है इसके लिए बहुत सब्सटेंशियल रिकवरी वाला रहा है। आई मीन 750 मार्च 2022 में इसका भाव था, 23 में इट्स ऑलमोस्ट 3017 ऑल टाइम हाई। आपकी ये आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग में है ये इस वक्त?
वीरू हमारे लॉन्ग टर्म होल्डिंग में नहीं है, बट हमें ये स्टॉक अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, जिसमें ये अभी नेचुरल गैस सप्लाई कर रहे हैं, ये एक बहुत ही ग्रोइंग सेगमेंट है। आप इसके अंदर में देखेंगे तो गवर्नमेंट का जिस तरह से फोकस ये जो सीजीडी बिजनेस है उस पर काफी बन रहा है, और ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जिस तरह से हम मूव कर रहे हैं उसमें ना सिर्फ ईवी के बारे में ग्रोथ की बात चल रही है, बट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में एक बहुत ही अच्छा केपेक्स का बात चल रही है। क्योंकि आप देखिए सिर्फ एक चीज पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ऑयल से आपको अगर से मूव कर रहा है क्रूड ऑयल से, तो आपको सभी सेगमेंट में हम लोग एथेनॉल की बात कर रहे हैं, तो सभी जगह पे एक सिग्निफिकेंट केपेक्स होने की बात कर रही है। और पर्टिकुलरली ये जो बिजनेस है सीजीडी, इसमें बहुत बड़े केपेक्स होने की बात चल रही है, और इसका बेनिफिशियरी आईजीएल भी रहेगा, एमजीएल भी रहेगा। तो मैं समझता हूं कि एमजीएल में जो आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3 साल कोई रिटर्न नहीं जनरेट किया। इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई था वो करीब करीब 2017 में बना था, तो ऑलमोस्ट 6 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक नई ट्रेजेक्टरी में एंटर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको एमजीएल से आता हुआ नजर आएगा, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में ही 1600 और 1700 रुपए की ट्रेजेक्टरी को छूता हुआ नजर आए तो एक अच्छी अपमूव मेरे हिसाब से एमजीएल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, एमजीएल में अच्छी एक अपमूव नजर आ सकती है। मीनवाइल पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स आए और नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं मुझे, खासतौर से जो ग्रॉस एनपीए नंबर है और नेट एनपीए नंबर है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी कम हुआ है एक्चुअली। तो नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं। अब इसमें एक बार बस नेट इंटरेस्ट मार्जिन और देख लेंगे, अदरवाइज नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है और नेट इंटरेस्ट इनकम भी अच्छी खासी आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आशीष, आप काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं पीएसयू बैंकों पर। पीएनबी, यहाँ अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? अनुज, बहुत पॉजिटिव व्यू रहेगा, और हमारा तो मानना है कि आप देखिए किस तरह की रिलेटिव स्ट्रेंथ पूरा पीएसयू बैंक कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक दिखा रहा है, जबकि अच्छे नंबर्स के बावजूद भी। तो उसका कारण है कि आज भी पीएनबी आप देखेंगे तो 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जबरदस्त लोन ग्रोथ यहाँ पर देखने को आ रही है। और हमारा तो ये भी मानना है कि जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट कॉस्ट भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास ही इन बैंकों के अंदर में देखने को नजर आ रही है। तो ये एक बहुत ही कंफर्टिंग सिचुएशन क्रिएट करता है पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट के अंदर में। और आप पी मल्टीपल से भी देखेंगे तो ये सब बैंक 13, 14, 15 के पी पे आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कंफर्ट मुझे लगता है कि पीएनबी में रहेगी। स्टॉक इवेंचुअली तो 120 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ मुझे नजर आता है, पर जैसे मैंने हमेशा कहा मेरा प्रेफरेंस रहता है कि इस पूरी बास्केट को प्ले करें, क्योंकि आपको इसमें सभी का एडवांटेज मिलता है। कभी कैनरा बैंक अच्छा करेगा, कभी बीओबी करेगा, तो बेटर है कि आप अगर से आप एक स्टॉक पे रिस्क नहीं लेना चाहते तो अभी भी मैं सजेशन दूंगा पीएसयू बैंक भी इसका ईटीएफ जो 65 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मीडियम टर्म में इसका व्यू 75 मुझे लगता है, और आने वाले समय में लंबे समय में तो इससे भी बड़ी अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। बट एक मीडियम टर्म व्यू लूं तो 75 रुपीज तक के मूव पीएसयू बैंक भी इसके ईटीएफ में भी अभी भी मुझे देखने को नजर आते हैं। डिस्क्लोजर कि ये ईटीएफ हम अपने पोर्टफोलियो में ओन करते हैं और काफी समय से ओन करते हैं, और इंटेंट रखते हैं कि इसको हम मीडियम टर्म में अपनी पोजीशन बनाए, इसमें रखें। इनफैक्ट इस पर आपने काफ़ी दफ़ा स्पेसिफाई किया है कि पीएसयू बैंक ईटीएफ या सीपीएसई ईटीएफ के जरिए पोजीशंस लेना ज़्यादा सेफ, ज़्यादा बेहतर होगा अगर आपने इन सरकारी कंपनियों में एक्सपोजर लेना ही है। 104 के आसपास ट्रेड करता हुआ। एसेट क्वालिटी में भी आप देखें तो सुधार देखने को मिला है, नेट एनपीए का घटकर आया है, ध्यान रखिएगा उस बात पर। और साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए में भी कुछ कमी ही देखने को मिली है, तो 1% के नीचे अब कंपनी का नेट एनपीए आया है, और ग्रॉस एनपीए जो 6.96% था घटकर 6.24% के आसपास आता हुआ। ये फिलहाल वो नंबर्स हैं पीएनबी के। कुछ और स्टॉक्स जो आज थोड़े से इन कंट्रोल दिखाई देंगे इस बिकवाली के बीच, वो है मेटल कंपनी। और मेटल्स में कल हम सुबह से कह रहे थे कि जो चाइना ने डिसाइड किया कि 5 फरवरी से वो अपनी दरअसल ब्याज दरें 0.5% घटाएगा, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अक्रॉस द बोर्ड मेटल स्टॉक्स में तेजी है। रुचित, बेस्ट ट्रेड मेटल वाला आप निकाल के रखिए। इस बीच एसबीआई लाइफ के नतीजे आ चुके हैं, वो देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक दिग्गज काउंटर है, निफ्टी लिस्टेड कंपनी है। मुनाफा जो है वो थोड़ा सा बढ़कर आया है, जो हम फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पर, 322 करोड़ का मुनाफा 304 करोड़ के अनुमान के सामने। तो ये है फिलहाल वो पहला कुछ नंबर जो एसबीआई लाइफ की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर ऑफ कोर्स वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, वीएनबी मार्जिन्स, एनुअल प्रीमियम अर्न, इन सारे डेटा पॉइंट्स का इंतजार रहेगा। जब तक वो आते हैं
ये स्टॉक नज़र में रखिएगा, करीब 2-2.5% नीचे ये फिलहाल आपके लिए बस सरसरी नज़र हम डाल रहे हैं SBI लाइफ पर। कुछ और डिटेल्स आते ही कुछ और आंकड़े आपके सामने पेश किए जाएंगे और आकलन भी। अच्छा, प्रीमियम से आय जो आई है उसमें भी इजाफा है, मेरे ख्याल में 22,000 करोड़ के ऊपर ये प्रीमियम अर्न्ड कंपनी पेश करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, 22,316 करोड़ आया है ये फिगर प्रीमियम से आए। ये पहले यानी कि पिछले साल इसी तिमाही में 19,171 करोड़ के आसपास था। तो मुनाफे में इजाफा और प्रीमियम अर्न में भी कुछ कुछ हल्की बढ़त देखने को मिली है। ये बात हुई SBI लाइफ की। कमिंग बैक टू मेटल स्टॉक्स, रुचित बेस्ट ट्रेड इस समय? आई थिंक फ्रेश ट्रेड लेना है तो हिंद कॉपर के चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है। स्टॉक एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर कुछ समय से बना रहा है और नो पिछले एक महीने में मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज स्टॉक पूरा हो चुका है, जिसमें से जब ओवरबॉट सेटअप्स थे, RSI रीडिंग जो ओवरबॉट थे वो कूल ऑफ होकर सपोर्ट के आसपास हो चुके हैं। आई थिंक 270 के नीचे स्टॉप लॉस रख के इन कॉपर में अगर खरीदारी करें कि 300 और 300 के बियॉन्ड के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर एक ट्रेड जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए और ये हमने इनफैक्ट सुबह में आई थिंक खिलाड़ी नंबर 1 में भी किसी ने सजेस्ट किया था। वहाँ पर भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आई थिंक रुचित का ही वो ट्रेड था। अच्छा, SBI लाइफ, कमिंग बैक टू इट, आशीष कुछ और डिटेल्स आपके पास आए हैं क्या? क्योंकि आप देखिएगा हमारा अनुमान ऑफ कोर्स VNB में कुछ बढ़त का है, 6% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट बढ़ के आएंगे। फिलहाल प्रीमियम इनकम 22,316 करोड़ और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी 322 करोड़ पर आती हुई। नहीं अर्चना, हम भी अभी नंबर्स को देखने में थोड़ा सा अभी हमारे पास भी अभी डेटा नहीं आया, बट जो आपने प्राइमा फेसी नंबर्स दिए हैं वो अच्छे हैं। और हम जब प्राइवेट पियर्स के सामने इनका परफॉर्मेंस देखते हैं तो SBI लाइफ कंसिस्टेंटली एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपने प्राइवेट पियर्स के सामने दिखा रहा है। और इसका रिफ्लेक्शन भी आपको इसलिए देखने को मिला है कि ये स्टॉक एटलीस्ट इंश्योरेंस, जो कि एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा एटलीस्ट फॉर लास्ट 1.5 ईयर, उसमें सबसे अच्छा कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ रहा है तो वो SBI लाइफ का रहा है, क्योंकि यहाँ पे VNB मार्जिन्स भी बेटर रही, न्यू बिजनेस की ग्रोथ भी काफी अच्छी रही और वैल्यूएशन की कंफर्ट भी कंपैरेटिवली प्राइवेट पियर्स के सामने बेटर रही। तो मेरा ये मानना है कि अगर से इंश्योरेंस में कहीं कोई प्ले अच्छा नजर आता है तो वो SBI लाइफ है। बट क्योंकि एक कहीं ना कहीं हम रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस बाजार के सामने देख रहे हैं तो हम थोड़ा सा अभी भी वेट एंड वॉच मोड में है पूरे इंश्योरेंस बास्केट के अंदर पोजीशन लेने के लिए। बट उसमें भी अगर से कहीं मुझे कोई पोजीशन अच्छी लगती है तो SBI लाइफ है, जो हमारे रडार पे है पॉजिटिव साइड में। ओके, चलिए इस बीच थोड़ा सा इंडिसेस लेके आइए। निफ्टी 21,260 की ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता हुआ और मोर और लेस बैंक निफ्टी काफ़ी समय, इस सेशन का लगभग 80% जो टाइम है वो स्पेंड कर रहा है 44,500 पे 600, दैट्स 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। बट एक बार डायरेक्टर साहब जरा क्रॉस चार्ट रखिएगा आप, निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। ये हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे क्योंकि उसका प्रभाव आपको निफ्टी बैंक पर नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसका समावेश, उसका इंक्लूजन निफ्टी में बैंक में नहीं है, ओनली दैट SBI कंट्रीब्यूट्स। बट अनुज, कभी कभी हमें प्राइस के मैसेज को पढ़ना चाहिए। मैं वो एक बार फिर से बात पूछूंगा आपसे। आज आपका एक इंडेक्स 200 डिमा पे 4th टाइम स्ट्राइक कर रहा है इन 2 सेशन, और कहाँ आपका निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स इवन 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को नहीं तोड़ रहा है। ये मैसेज क्या है? और स्पेशली PNB के नंबर्स को देखने के बाद, कैनरा बैंक के नंबर्स को देखने के बाद, और SBI जो अभी तक चला ही नहीं है, जिसने बहुत पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। बिल्कुल वीरो, मेरे ख्याल से अब मार्केट के लिए अगला बड़ा क्यों SBI का नंबर ही है। आई थिंक वही इकलौता लार्ज कैप बचा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेकिन जो बात हमने सुबह भी की थी, मैं फिर रिलेटेड कर रहा हूँ, और PNB के नंबर से आपको फिर एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए क्योंकि PNB के सारे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। बस अब हम एक वेट कर रहे हैं उनकी वो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपलोड करते हैं वो, उससे एक बार ये पता चल जाए कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन या निम जिसे हम कहते हैं वो किस ट्रेजेक्ट्री में है। जैसे कैनरा बैंक ने मेंटेन किया था अपना निम, मेरे ख्याल से अगर पंजाब नेशनल बैंक से भी ये वर्डिक्ट मिलता है कि वो भी मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहेंगे तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा यहाँ पर। पंजाब नेशनल बैंक ऑब्वियसली लार्ज बैंक्स में सबसे सस्ता बैंक है बिकॉज ऑफ लेगेसी इश्यूज़। वो जो नीरव मोदी वाला इशू था उसने पूरी कमर तोड़ दी थी बैंक की, उससे उभरने में टाइम लगेगा। वरना प्योरली फ्रॉम द बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू ये नंबर सेकंड लार्जेस्ट बैंक था आफ्टर SBI अमंग एंटायर यूनिवर्स, फॉरगेट अबाउट PSU वर्सेस प्राइवेट। अब ऑब्वियसली आई थिंक ये 3rd नंबर पर आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर 2 पर आ गया। लेकिन
प्राइमा फेसी नंबर्स अच्छे हैं और प्राइमा फेसी सारे पीएसयू बैंकों के नंबर्स अब तक अच्छे रहे हैं। और यहाँ पर एक और जो चीज़ है जो प्राइवेट बैंकों में नहीं है वो है थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट रिलेटिवली। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा इंडेक्स में ज़्यादा वेट है नहीं इनका, तो इसके लिए बैंक निफ्टी के हिसाब से इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसको आपको अलग से निफ्टी पीएसयू बैंक बास्केट के थ्रू प्ले करना पड़ेगा। जी हाँ, और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं यहाँ पे कुछ डेटा मैं जुटा रहा था कि मैं कुछ अपनी रील्स के लिए यूटिलाइज़ करूँगा। अगर आप HDFC बैंक को देखें, आई मीन HDFC बैंक, ये 2 हफ्ते इसके करियर के सबसे पेनफुल हफ्ते हैं, याद रखिएगा। ये 1427 2 हफ्ते पहले, मैं वीकली चार्ट्स को देख रहा हूँ कुछ देर पहले, पिछले हफ्ते का स्विंग हाई था 1680, क्लोज हो रहा है मोर और लेस 1427 पे। अगर आप इतिहास के पन्नों को टटोलें और वीकली चार्ट्स को रखें उस पर, तो 2008, उसके बाद कोविड, और थर्ड इंस्टेंस ये है जब HDFC बैंक अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है इन एंटायर करियर। इट्स थर्ड टाइम। बट आशीष, अभी जो अनुज और मैं बात कर रहे थे कि बाजार का झुकाव, कंफर्ट दिख रहा है पीएसयू बैंक्स को लेकर। आपने कई बार इस ETF की वकालत भी की है। अभी आपका अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर पिकिंग ऑर्डर हो तो पीएसयू में क्या होगा? तो देखिए, पहला प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली ETF रहेगा, बट अगर से स्टॉक ही लेना है तो फिर मैं जाना चाहूंगा कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स के साथ, जहां मुझे लगता है कि जैसे अभी अनुज समझा भी रहे थे कि निम्स का जो एक्सपेंशन कैनरा बैंक में हुआ वो एक बहुत ही बेहतरीन था। लोन ग्रोथ मोमेंटम अच्छा है, वैल्यूएशन में 1.1-1.2 टाइम पे आज भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्रेडिट कॉस्ट भी रीजनेबल लेवल पे है, और अगर से 17-18% की लोन ग्रोथ ये बैंक्स दिखाते हैं तो री रेटिंग इनमें बिल्कुल बनी रहेगी। तो कैनरा बैंक मेरा टॉप पिक रहेगा इस पूरे पीएसयू बैंक्स के अंदर में। उसके बाद मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी एक हमारा पॉजिटिव बायस रहेगा, जहां मुझे लगता है कि स्टॉक अगेन 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे है और सेम अच्छी एक ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये 2 बैंक्स हम हमारे रडार पे रहेंगे। SBI ऑब्वियसली हमेशा एक टॉप पिक के तौर पे रहा है, बट अगर से SBI को आप देखेंगे तो SBI के कंपैरिजन में आज भी ये बैंक्स एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम अ प्राइस परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव आप इसको देखोगे तो ये कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो ये 2 मेरे स्टॉक टॉप पिक पे रहेंगे। पर जैसे मैंने कहा, बास्केट अप्रोच मैं ज्यादा पसंद करूंगा इस पूरे पीएसयू बैंक्स को प्ले करने के लिए। बास्केट अप्रोच ज्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा, कुछ और डिटेल्स आ गए हैं SBI लाइफ के। स्टॉक 3% नीचे आया क्योंकि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो है एक्सपेक्टेशन थी 1722 करोड़ के आसपास की, ये 1680 करोड़ पर आया, तो वहाँ पर एक मार्जिनल मिस है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे VNB मार्जिन इंप्रूव होकर आएंगे, 28% के ऊपर निकलेंगे, लेकिन 27.4% पर आए हैं VNB मार्जिन। एनुअल प्रीमियम अर्न जरूर बढ़कर आई है 6130 करोड़ के आसपास, लेकिन क्लियरली जो मार्जिन्स हैं और VNB है वहाँ पर प्रेशर बनता हुआ और वो स्टॉक कर रहा है स्लाइड। अब 3.25% का नुकसान इधर आ चुका है। रचना जी बताइए, ट्रेड क्या होगा SBI लाइफ में? रचना जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है जी। SBI लाइफ में पूछ रही हूँ क्या ट्रेड लेंगी, क्योंकि नतीजे के और डिटेल्स आए हैं। कुछ एरियाज में परफॉर्मेंस बिगड़ा है, स्टॉक स्लाइड कर रहा है 3-3.5% नीचे। अब जी, स्टॉक काफी वीकनेस दिखा रहा है, काफी स्ट्रांगली नीचे आ रहा है। जब तक अब ये दोबारा से 1390 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये वीकनेस और ज्यादा एग्रेवेट होके स्टॉक को फर्दर डाउन लेके जा सकती है। हालांकि है अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे स्टॉक, लेकिन उस सपोर्ट को होल्ड करने का स्टॉक का मूड नहीं बनता दिख रहा, और स्टॉक नीचे 1350 या 1335 की तरफ जाने के लिए रेडी लग रहा है। जब तक 1390 क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये वीकनेस बरकरार रहेगी। ओके, बिल्कुल। एक चीज़ मैं इंश्योरेंस स्टॉक्स के बारे में जो मेरी थ्योरी रही है, आपको याद होगा कोविड के बाद इंश्योरेंस स्टॉक्स में बहुत शार्प मूव आया था, क्योंकि वो एक फेज़ आया था जिसमें बहुत लोगों ने इंश्योरेंस में पैसा डालना शुरू किया था। जी हाँ। कि वो एक ऐसा स्टेज था जिसमें आप और मैं भी ये सोच रहे थे कि लाइफ अनसर्टेन है। मतलब वाकई में वो रियलाइज हो गया था कि कोई एज का कोई मतलब नहीं है, यू नेवर नो। तो उस समय बहुत लोगों ने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पिक किए थे। आई थिंक ओवर टाइम वापस जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में एक तरीके से उफान आया, वो पैसा धीरे धीरे करके लोगों ने वापस थोड़ा सा अपना शिफ्ट किया। जो 3-4 पॉलिसीज ले ली थी वो कम कर दी, वापस 2 पॉलिसी रख दी, थोड़ा सा वापस स्टॉक मार्केट में पैसा डाला। तो वो एक तरीके की जो 1 वे री रेटिंग हुई थी ना लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में, वो बंद हो गई थी उसके बाद से। और उसके बाद से ये सेक्टर जो है एक मोर और लेस
एक अंडर परफॉर्मर ही रहा है। एक आध स्टॉक्स में बीच बीच में मूव आते रहते, जैसे आईसीआईसीआई प्रू में एक मूव आ गया था। एलआईसी का जो मूव आया वो प्योर वैल्यूएशन कैचअप प्ले है, क्योंकि पीएसयू था काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, इसके लिए एलआईसी में एक मूव आ गया। अदरवाइज कुछ बहुत ज़्यादा ये सेक्टर ऐसा नहीं रहा है जिसने कोई बहुत ज़्यादा वाव नंबर्स जनरेट करें पिछले कुछ टाइम से। और ऑफ कोर्स वो जो पिछले बजट में थोड़ा सा झटका आया था, जो बड़ी प्रीमियम्स पर टैक्स रिबेट मिलता था, उसके बाद तो हमने देखा एक क्लियर कट शेकआउट हुआ है मनी फ्लो का। लेकिन हाँ, एचडीएफसी लाइफ खराब परफॉर्मेंस, एसबीआई लाइफ आपके सामने, वहाँ पर भी ऐसी कोई आतिशबाजी नहीं है, थोड़ा सा धीमा ही परफॉर्मेंस या फीका परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आया है। कुछ और रिजल्ट्स आएंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो अदानी ग्रुप पर आई थी, इसे आए एक पूरा साल आज हो रहा है। 24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद पूरे ग्रुप के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। एक साल बाद अदानी ग्रुप के शेयरों का हाल क्या है, ज्यादा डिटेल्स सुमित से लेंगे। सुमित बताइए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट लास्ट 1 ईयर का जो रहा है वो यही था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें पूरे ग्रुप की मार्केट कैप में एक बड़ा वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। एक समय पर जहां 22 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ग्रुप की ऑल टाइम हाई मार्केट कैप थी, वो टूट के सीधे 6 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी फरवरी में इस पूरे इवेंट के बाद। तो इस तरह का एक बड़ा शेकअप होता हुआ दिखाई पड़ा और अब उस इवेंट को आज पूरा 1 साल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 24 जनवरी 2023 को ये रिपोर्ट आई थी और कल वो रिपोर्ट का पूरा दिन और आज पूरा 1 साल होता हुआ दिखाई पड़ा। रिपोर्ट से पहले इस ग्रुप की मार्केट कैप थी 19.5 लाख करोड़, हालांकि ऑल टाइम हाई 22 लाख करोड़ है। रिपोर्ट के बाद फरवरी में करीब 6 लाख करोड़ के आसपास के ग्रुप की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। आज भी वो लेवल तक नहीं पहुंच पाया जिस लेवल से ये पूरा इवेंट शुरू हुआ था, यानी कि 14.5 लाख करोड़ इस ग्रुप की मार्केट कैप आज के समय पर है। सबसे ज़्यादा रिकवरी कहाँ आते हुए दिखाई पड़ी इस ग्रुप में? लोअर लेवल से, जो फरवरी के लोज थे वहाँ से अदानी पावर करीब 300%, अदानी ग्रीन करीब 350%, अदानी पोर्ट करीब 185%, अदानी इंटरप्राइजेस ग्रुप की जो मेन कंपनी है 180%, अंबुजा सीमेंट करीब 70%, अदानी एनर्जी करीब 66%, एनडीटीवी रफली 55% और अदानी टोटल यहाँ पर भी करीब 55% की रिकवरी आई। एसीसी करीब 37% और अदानी विल्मर आज तक करीब 8% के आसपास ही महज रिकवर कर पाया। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे डील का ओवरहैंग भी है, लेकिन ये पूरे ग्रुप के अंदर एक बड़ा डैमेज जो इस रिपोर्ट के बाद हुआ। रिकवरी भरपूर आई, लेकिन फिर भी मार्केट कैप उन लेवल्स तक नहीं पहुंच पाई जिन लेवल पे ऑलरेडी ग्रुप इस रिपोर्ट से पहले कामकाज कर रहा था। तो चलिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सुमित ने रखी है आपके सामने अदानी ग्रुप स्टॉक्स का एग्जैक्ट 1 साल कितनी जल्दी बीता, एक्चुअली ये पता चलता है टाइम कितनी जल्दी बीता है। और ऑब्वियसली इन स्टॉक्स ने लो हिट किया था बजट के अगले दिन। आई थिंक वीरू यहाँ पे थे और हम दोनों कैंटीन में थे, मुझे याद अच्छे से। तब हमने एसीसी का प्राइस, अदानी एंटरप्राइजेस का प्राइस देखा था ट्रिपल डिजिट में। वीरू याद है वो दिन? आई थिंक 950-960 तक गए थे हम उस दिन। मुझे याद है अच्छी तरह से अनुज। और ऑमलेट ऑर्डर किया था हम दोनों ने, और उसके बाद जो कैंटीन में वो बगल में टीवी लगा था, उसका प्राइस देख के ना लग रहा था यार ये कहाँ से क्या हो गया। 25 तारीख से के 6 दिन के अंदर, 5 दिन के अंतराल में क्या हो गया। 4000 वाला पर 1000 के नीचे जिन फंड्स ने पैसा लगाया अनुज, क्या पैसा बनाया मात्र इस 1 साल में। जीक्यू जी ने सबसे मतलब मेरा शराब समझ गए होंगे। जीक्यू जी ने, आई थिंक जीक्यू जी ने पूरा अपना एक जिसे कहते हैं ना, एक उनकी लेगेसी थी पूरी की पूरी दांव पे लगा दी थी, क्योंकि उसमें अगर नहीं चले होते तो वो काफ़ी ख़राब हो जाता उनका नाम। लेकिन उन्होंने पैसा भी बहुत बनाया। खैर एनीवे, थोड़ा मार्केट, आई रिमेंबर ये पूरा अदानी ग्रुप ने बजट की चर्चा ही हाईजैक कर ली थी। हाँ, क्योंकि बजट के बारे में बहुत कम लोग एक्सपर्ट से पूछ रहे थे, सब पूछ रहे थे अदानी ग्रुप एकदम से गिरा था काफ़ी। खैर एनीवे, मार्केट, सुमित बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट में एक और सेलिंग आ रही है वापस 2250 की तरफ बढ़ते हुए हम निफ्टी पर। हालांकि बैंक निफ्टी ठीक ठाक है अभी भी, लेकिन निफ्टी अब ज़्यादा स्लिप हो रहा है क्योंकि निफ्टी आईटी में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। चंदन में जुड़ गए हमारे साथ। चंदन, गुड आफ्टरनून। बताइए चंदन, आपकी पिक क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून। देखिए, बाजार में निफ्टी में जरूर सेलिंग प्रेशर है, बट सेलेक्टिव स्टॉक चल रहा है, तो हम स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना चाहेंगे। एक काउंटर मुझे ट्रेडिंग और पोजिशनली दोनों अच्छा लग रहा है, वो है मदरसन संवर्धन। काफी अच्छा बेस पिछले कुछ दिनों में बना था और अब ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। पहले 100 और 105 के बेस बने और अभी हायर बेस 110 का बन रहा है, तो 110 के सपोर्ट से मदरसन संवर्धन पे खरीदारी की सलाह है। 119 तक के टारगेट हमें यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, तो संवर्धन मदरसन, मेरे ख्याल में ये कल आप मेंशन भी कर रहे थे 4 का चौका में, तो उसी को रिट्रेट कर रहे हैं। करीब 3% की तेजी और एक बाय साइड का ट्रेड इस समय आ रहा है चंदन की तरफ से। कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं।
इस पूरी बिकवाली के बीच कल आपको याद होगा हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे क्योंकि उसका सपोर्ट था। आज भी RIL थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रहा है तेजी में। ऐसा नहीं था कि एक तरफा तेजी रही है, आज ये भी करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब ये करीब करीब 2700 के लेवल्स पर पहुंच गया है। अमित, इस पर एक पर्सपेक्टिव दीजिए, 2700 के ऊपर या उस लेवल पर क्लोज अगले हफ्ते के लिए कि किस तरह की सिचुएशन में डालेगा इस स्टॉक को और उसके साथ ऑफ कोर्स बाजार को? जी मैम, पहले तो स्टॉक एक अच्छे खासे अपट्रेंड में था। रिसेंटली जो हमने पुल बैक देखा, दैट वाज नथिंग बट प्रॉफिट बुकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पुल बैक 20 डेमा पे होल्ड किया, एक स्वीट स्पॉट पे स्टॉक आया और वहीं से टेक ऑफ कर रहा है। तो अगर अगले हफ्ते थोड़ी भी मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है, अगर कोई एक्सेसिव सेलिंग नहीं होती है, तो मुझे लगता है दिस स्टॉक विल आउट परफॉर्म। 2700 का इसका प्राइस है, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखूंगा 2650 का, और मुझे लगता है कि इसकी ट्रेजेक्टरी वापस 2750 2775 की तरफ इसको ले जाएगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं चार का चौका की। आपको एक बार ज़रा सीक्वेंस बता देता हूँ, उसके बाद ट्रेड्स लेंगे। सस्ता ऑप्शन आज हम मानस से लेंगे, FNO सुपरस्टार के लिए रचना वैद्य, चार्ट का चमत्कार अमित सेठ से और आशीष चतुर्मता से मिड कैप फंडा। मानस, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। कोटक बैंक के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1750 का पुट ऑप्शन फरवरी मंथ का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 38 रुपीज के भाव चल रहे हैं। उस ऑप्शन में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 28 रुपीज का। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो कोटक बैंक का फेब मंथ का 1750 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। कोटक महिंद्रा बैंक में एक ट्रेड आपने पिक किया है, लेकिन मंदी का ये ट्रेड है। रचना जी बताइए, FNO सुपरस्टार। मेरी तरफ से लॉन्ग साइड पे ACC के फ्यूचर्स रहेंगे। यहाँ पे अभी भी थोड़ा ज्यूस बाकी है ऐसा मुझे लग रहा है, और ये कल भी चलना चाहिए, ये भी लग रहा है मुझे, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो 2440 का आज के लिए टारगेट रखेंगे और बहुत स्पीड में जा रहा है ये। यहाँ पे 2390 पे SL लगाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे, और 2390 के ऊपर जब तक क्लोज करेगा ये तो 2440 आज के लिए टारगेट, और 2480 नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए टारगेट। ओके, आपका ACC बाय है और ह्यूज बाइंग है, याद रखिए फैब फ्यूचर्स में। ऑल्दो इट्स रोल ओवर भी है, लेकिन फ्रेश बाइंग भी इस स्टॉक में है। अमित जी, आपका चार्ट का चमत्कार। जी वीरेंद्र जी, मुझे वैसे तो दो स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, कोल इंडिया एंड टाटा पावर, लेकिन इन दोनों में से अगर किसी एक को चूज करना है तो मैं टाटा पावर को चूज करूंगा। सुबेरे मॉर्निंग में भी अराउंड 360 के लेवल पे दिया था। टाटा पावर में काफी स्ट्रेंथ है, कंसोलिडेट होके आ रहा है, और सेक्टर में भी पीछे टेलविंड है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है। 364 का प्राइस है, टारगेट्स लगभग रहेंगे 380 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 357 का। ओके, और अब चलते हैं आशीष के पास मिड कैप फंडा के लिए। आशीष बताइए। जी, तो अनुज, मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें नेवली लिग्नाइट NLC इंडिया काफ़ी पसंद है। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी, और चर्चा आपके यहाँ पहले भी इसके बारे में की है। कंपनी जो है कि नवरत्ना कंपनी है, और एक तो हमारा जो मानना है कि लिग्नाइट बेस्ड कैपेसिटी सब धीरे धीरे कोल बेस्ड कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं पावर जनरेशन की। साथ ही साथ इनकी जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, वहाँ पे भी ये 6 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, जो करेंटली करीब 1.4 गीगावाट है। तो ओवरऑल हमारा मानना है कि जो आज इनकी टोटल कैपेसिटी है 6 गीगावाट, वो फाइनेंशियल ईयर 30 तक 17 गीगावाट हो जाएगी। तो हम ऑलमोस्ट 3x कैपेसिटी एडिशन की बात कर रहे हैं NLC इंडिया के अंदर में आने वाले 7 सालों में। साथ ही साथ कोल माइनिंग की जो इनकी कैपेसिटी है वो भी काफी बढ़ गई है। तो ऑलमोस्ट 20 मिलियन टन पर एनम से 44 मिलियन टन पर एनम पर कोल माइनिंग की कैपेसिटी क्रिएट हो रही है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी करीब करीब 24 रुपए का EPS बनाएगी, और अगर से 12 का 12 टाइम्स का PE मल्टीपल हम इस कंपनी को दे, तो 290 से 300 तक के पोटेंशियल टारगेट्स आपको इस कंपनी में फंडामेंटली देखने को नजर आएंगे। अब टेक्निकल अगर से नजरिया आप देखें तो ये कंपनी एक राउंडिंग बॉटम बनाकर लॉन्ग टर्म मल्टी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 220 225 पे एक अच्छा बेस स्टॉक का बना है, और टेक्निकली जैसे मैंने कहा 300 रुपए तक के लक्ष्य टेक्निकली भी NLC इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए NLC इंडिया नेवली लिग्नाइट वो ट्रेड है। चलिए, सारे मैं ट्रेड्स आपके लिए रिकैप कर रही हूँ। मानस ने कोटक महिंद्रा बैंक का ट्रेड आपके सामने पेश किया। 1750 का पुट है, 60 तक जा सकता है ये, जो 3795 के आसपास कर रहा है ट्रेड।
एसीसी पर बुलिश है इस समय रचना, 2440 के टारगेट के लिए तेजी करे और 2390 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चार्ट का चमत्कार में एक तेजी वाला ट्रेड आया है। टाटा पावर में 380 टारगेट है, 357 का स्टॉप लॉस और एनएलसी इंडिया पर एक बाय कॉल आशीष चतुर्वेदी दे। चलिए निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि ये अब आ चुका है फिर से 500 पॉइंट के नुकसान पर, 526 अंकों की गिरावट और 21,267 के आसपास इस समय निफ्टी कर रहा है कारोबार। क्लियरली प्रेशर है और चौतरफा बिकवाली के ग्रिप में आता हुआ इस समय मार्केट आपको नजर आएगा। बात करते हैं कुछ एफएमसीजी कंपनियों की। एफएमसीजी स्टॉक्स आपको याद होगा कल थोड़ी सी खरीदारी आ रही थी। फोकस में रहेंगे आईटीसी और मैरिको। आईटीसी आज करीब 2% नीचे है। मैरिको में भी ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं देखने को मिली है। वैसे रिसेंट जो अपडेट्स आए हैं, मैरिको का वर्स्ट अपडेट था बाकी सब कंपनियों के बीच। तो क्या एक्सपेक्ट करे बाजार नतीजों से? याद रखिएगा सोमवार को 4 बड़ी कंपनियों के नतीजे आएंगे। उसमें बजाज फाइनेंस है, बीपीसीएल है, आईटीसी है, एनटीपीसी है, ये दिग्गजों की मैं बात कर रही हूँ। और फिर मिड कैप्स में जब आएंगे तो ऑफकोर्स मैरिको जैसे नाम है, पेट्रोनेट एलएनजी जैसे नाम है, लिस्ट लंबी है, बीएल गेल, ये सारे नतीजे पेश होंगे। लेकिन पहले फोकस में लाते हैं आईटीसी और मैरिको को। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट इन दोनों से? दिख रहा है भाव बोलता है, दोनों दबाव में स्टॉक्स हैं, इसीलिए क्योंकि नंबर्स जब मंडे को आएंगे तो एक्सपेक्टेड ठंडे रहेंगे। तो आईटीसी से एक कमजोर क्वार्टर, एक सॉफ्ट क्वार्टर की एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? साल दर साल आय में 5% का उछाल, इबिटा केवल 3.5% बढ़ेगा, यानी कि मार्जिन्स दबाव में आएंगे। और एक्सपेक्टेड है कि 70 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और मुनाफा केवल 2% बढ़ेगा। तो एक कमजोर, एक सॉफ्ट क्वार्टर कह लीजिए। अब 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट, अब इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा तो टोबैको का धंधा। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि 0 से 2%, यानी कि नो ग्रोथ से शायद महज 2% की ग्रोथ। इसमें रेवेन्यूज करीब 5 से 7% बढ़ेंगे और इबिट करीब 6 से 7%। जहां तक एफएमसीजी दूसरा इंपॉर्टेंट वर्टिकल जो हो गया आईटीसी के लिए, आय में 8 से 10% का उछाल और इसमें बाजार क्लोजली ट्रैक करेगा किस तरह की मार्जिन प्रोफाइल अब ये कंपनी कमांड कर रही है। और बाकी जो सेगमेंट्स हैं उसमें होटल्स में 12 से 15% उछाल, एग्री 8 से 10% और पेपर का धंधा 5 से 10%। पर ये बहुत मिनिस्क्यूल साइज है कंसोलिडेटेड एंटिटी में, तो छोटे धंधे हैं। लार्जली आपको सिगरेट के वॉल्यूम ग्रोथ पर नजर रखनी है और शायद लार्जली इस बार एक सॉफ्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेड होगा। जहां तक मैरिको की बात है, इसका क्वार्टरली अपडेट आ चुका है। 5 जनवरी को मेरे ख्याल से क्वार्टरली अपडेट आया था और क्वार्टरली अपडेट बयां कर रहा था मूड। क्वार्टरली अपडेट ने क्या कहा था? कंसोलिडेटेड रेवेन्यू डिक्लाइन करेंगे लो सिंगल डिजिट में, डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ लो सिंगल डिजिट में नजर आएगी और लेकिन रोबस्ट ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये आ गए नंबर्स आपकी स्क्रीन पे। तो एक वीक टॉप लाइन होगी और शार्प मार्जिन में एक्सपेंशन होगा, जैसा गाइड इन्होंने कर दिया ऑलरेडी। आय में 2% की गिरावट एक्सपेक्टेड, इबिटा लेकिन 11% बढ़ेगा, मार्जिन्स 250 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होंगे और इसलिए मुनाफा 10% बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये है नंबर्स। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ मैरिको की 2 से 3%। पिछले 2 क्वार्टर का रन रेट 3% था, इस बार और ठंडा पड़ेगा। ये लगातार 4-5 क्वार्टर से वॉल्यूम ग्रोथ ठंडी पड़ रही है और इस बार 2 से 3% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड। दोनों ही थके, दोनों ही कमजोर नतीजे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं दोनों स्टॉक्स की। फिर आशीष चतुर्वेदी, आईटीसी है क्या आपके पोर्टफोलियो में? आई एम अज्यूमिंग होना चाहिए, और क्या व्यू होगा? नहीं, बिल्कुल आईटीसी है। और देखिए इसको तो हम थोड़ा ये व्यू से भी रखते हैं अनुज की ये कंपनी वैल्यूएशन के कंफर्ट में सबसे रीजनेबल चल रही है, चाहे जितने भी हम एफएमसीजी के इनकी दूसरे पीयर्स को देखें। और हमें लगता है कि जो होटल बिजनेस है उसकी भी इन्होंने एक अलग कंपनी बनाने की कोशिश की है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आईटीसी के लिए रहेगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म वीकनेसेस स्टॉक में आ रही है, इसको हम एक बाय ऑन डिप के तौर पे ही इसको देखते हैं। और हमारा मानना है कि पूरे एफएमसीजी में हमारी जो टॉपिक है वो आईटीसी रहेगी, जहां पर हमें पेपर का प्ले मिल रहा है, हमें होटल जो कि एक बहुत ही ग्रोइंग सेगमेंट है उसका प्ले मिल रहा है, एफएमसीजी के अंदर में का एक अच्छा प्ले मिल रहा है, और वैल्यूएशन की कंफर्ट उस सब के बावजूद भी वैल्यूएशन की कंफर्ट इसमें है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आईटीसी एक अच्छी पिक रहेगी। अब लेवल्स की अगर से मैं बात करूं तो मेरा मानना है अनुज की ये डिप जो है वो 400
440 के आसपास एक बहुत ही रीजनेबल नंबर पे आएगी, और 440 एक ऐसा लेवल होगा जहां पर पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने को नजर आएगा। तो 440 से 450 एक एक्यूमुलेशन जोन के तौर पर देखता हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि 550 रुपए के स्तर स्टॉक में आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले 6 से 9 महीनों के अंदर में आईटीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। अगेन डिस्क्लोजर कि स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में ओन करते हैं। ओके, तो ये आईटीसी की बात हुई। 2% का नुकसान यहाँ पर, देखते हैं नंबर से क्या पेश होता है। अच्छा, इस बीच एसीसी आपका स्टॉक लेकर आते हैं फिर से स्क्रीन पर, क्योंकि जो ट्रेड दिया आपको अभी अभी रचना जी ने, वो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। 2434 के लेवल्स पर ट्रेड करा है, 8.5% भागा है। फर्राटा तेजी जो आप कहते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। नतीजे ठीक आधे घंटे पहले आए, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है और हाथों हाथ बाजार ने लिया। स्टॉक अब आसमान छू रहा है। 2440 इनका टारगेट था, वो अचीव हुआ, और उसके बाद 2435-36 के लेवल्स पर है। ये जो आपने स्टॉप लॉस दिया था, इसे ट्रेल करना है 2390, इसे बढ़ाए क्या रचना जी? जी, आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे एसएल दिया था 2390 का, तो यहाँ पे आप 2410 तक ऐसा लेके जा सकते हैं। पोजीशन को कैरी करके अगर लेके जाते हैं तो जो हमने मंडे के लिए टारगेट दिया था वो 2480 का था, तो नाउ वी रिमेन ओपन फॉर दैट टारगेट विद एन एसएल टू 2410। जी हाँ, एसीसी के नंबर्स के बाद क्या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, और आपकी स्क्रीन पर डे हाई क्रिस्टल, मेरा पूरा का पूरा स्क्रीन जो है ना, आई मीन इस वक्त एसीसी से ही वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा, एक बार आप अदानी पोर्ट्स भी लेके आइएगा 1138 पे, और आज ये थोड़ा सा पुल बैक की तैयारी कर रहा है। मतलब मैं इसको ट्रेड में कंसिडर तो नहीं करूँगा, बट इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि हमेशा, मतलब स्पेशली नवंबर के बाद से कोई भी जब फॉल, कोई भी गिरावट आती है 20 डेमा तक, बाजार इसको ग्रैब करने की कोशिश करता है, और एक बार फिर से कल जब 20 डेमा के नीचे आया, एक बार फिर से 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करता हुआ। मानस, हल्की सी रीडिंग आपकी जानना चाहूँगा, जो इसमें मोमेंटम है, जो इसमें थ्रस्ट है, और जिस प्रकार के आई थिंक इसके लेवल्स हैं, अभी एक कंफर्टेबल स्टॉप लॉस के जोन में परसिस्ट करने चाहिए। कहाँ तक इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा 20 डेमा से स्ट्रॉन्ग पुल बैक देता है। आपकी अदानी पोर्ट्स की रीडिंग? मैं अब अदानी पोर्ट पे थोड़ा सा कॉशियस हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। एक सपोर्ट था मेरे ख्याल से 1140 के आसपास, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया। 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो रहा है, लेकिन शायद हाई लेवल पे थोड़ी तकलीफ हो सकती है स्टॉक को सस्टेन होने में। तो करंट लेवल्स पे नहीं, अगर खरीदारी करनी भी है तो केवल 1160 के ऊपर ही यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। उससे पहले कॉशियस रहिए, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 1115 का, 1115 का। ओके, चलिए अब एक स्टॉक की बात करते हैं, मेट्रो ब्रांड्स। एक बार उसका चार्ट लेकर आइए आज का। और आज सुबह सुबह इस पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि बात ये हुई थी कि एक मोतीलाल ओसवाल की टॉप पिक्स में थी, और ये मैंने पूछा गौतम जी से कि क्या इस बार के नंबर जो इतने डिसअपॉइंटिंग थे, उसके बाद उन्होंने व्यू चेंज किया। उन्होंने माना कि हाँ, नंबर्स ख़राब थे, लेकिन फिर भी उनका व्यू ये था कि नियर टर्म पेन है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी बुलिश हैं, और पूरा रैशनल जो उन्होंने समझाया, एक बार वो सुनते हैं, उसके बाद इस पर एक टेक्निकल चेक भी लेंगे। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हमारा राय अभी भी बहुत बुलिश है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल्स के बाद, और रादर नाउ तो फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का ओवरवेट सेम है। इनफैक्ट आउट ऑफ 8 कंजम्पशन स्टॉक्स जो हम मॉडल पोर्टफोलियो में रखे हैं, उसमें से 7 कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और केवल 1 कंज्यूमर स्टेपल है। जहाँ तक मेट्रो की बात है, ये क्वार्टर सॉफ्ट था, पिछला क्वार्टर भी सॉफ्ट था। हो सकता है ये साल आपको फुल ईयर FY24 में अर्निंग्स डिक्लाइन दिखे, बट इस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी हमें बहुत स्ट्रांग लगता है, बिकॉज इट इन माई व्यू वन ऑफ द बेस्ट ब्रांडेड क्वालिटी फुटवेयर प्लेयर इन द कंट्री। ग्रोइंग भी है, और साथ ही साथ इंटरनली फंडेड ग्रोथ है। तो इसके जो बैलेंस शीट कैश फ्लो नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। बीच बीच में आपको ऐसा दौर जरूर मिलेगा जहाँ पे P&L में आपको डिक्लाइन दिखेगा, या सेम स्टोर ग्रोथ या टॉप लाइन ग्रोथ कम दिखेगा। इसमें सबसे बड़ा एक जो हेडविंड वही है कि वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं अभी भी। तो इसमें शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको निराशा मिले, बट अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो दिस हैज़ टू बी अ कोर पार्ट ऑफ योर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो इन माय व्यू। ओके, और एक्चुअली शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड कर दिया इसने। आज सुबह बात ही हुई थी कि शॉर्ट टर्म में शायद ना भी चले, लेकिन लॉन्ग टर्म चलेगा, और वो उस कॉन्वर्सेशन के बाद से एक अच्छा मूव आया इसमें। मानस, टेक्निकली कोई व्यू इस स्टॉक पर आपका? देखिए, स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो
आई थिंक अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। 1080 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है 1240 1250 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक वापस आपको 1400 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए, एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्लियरली बनती हुई मेट्रो ब्रांड्स में। बस आई थिंक वो कमेंट का इंतजार था और लोगों ने हाथों हाथ स्टॉक को ले लिया। गिरते बाजार में देखिए 11% के गेंस इसमें साफ देखने को मिले हैं। चलिए, अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। हमने आपको एक प्रीकर्सर दिया था आईटीसी और मैरिको से मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अब बात करेंगे बजाज फाइनेंस की, क्योंकि ये भी वो दिग्गज है जो सोमवार को अपने नतीजे पेश करेगी और इसका भी हमने Q3 अपडेट पहले देख लिया है। तो क्या फिलहाल एक्सपेक्टेशंस आ रही है, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज? देखिए, पहले शुरुआत में Q3 अपडेट से ही करूंगा। तो Q3 अपडेट जो कंपनी ने मेंशन किए थे उसमें कंपनी के लिए जो न्यू लोन की ग्रोथ थी वो करीब 26% के आसपास बढ़ी थी। AUM 35% बढ़ा था और लिक्विडिटी सरप्लस करीब 11,600 के आसपास थी और डिपॉजिट बुक भी करीब 35% के आसपास की बढ़त इस क्वार्टर के अंदर देखकर गई थी। अब आते हैं पोल पे। ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक पोल आया है। 7650 करोड़ रुपए का एक NII का नंबर, जो कि 29% की एक बढ़त की बातचीत उन्होंने की है। अंबुजा माफ़ कीजिएगा, नेट इनकम जो है वो करीब 9310 करोड़ रुपए के आसपास की इस तिमाही के अंदर आई है। मुनाफे फ्रंट पर जो अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है करीब 3720 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का नंबर है। 2970 करोड़ रुपए के सामने 25% के आसपास की बढ़त और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब 6180 करोड़ रुपए, जो कि 4850 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है। 34% की AUM ग्रोथ, ये ऑलरेडी ये बात मेंशन कर चुके हैं। 7% ये Q-on-Q बेसिस पे रहने का अनुमान है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस बारी मोर स्टेबल साइड पर इस तिमाही के अंदर रह सकते हैं और मार्जिन्स थोड़े से गिरेंगे करीब 15 बेसिस पॉइंट के आसपास Q-on-Q बेसिस पर और 25 बेसिस पॉइंट के आसपास YoY बेसिस पर रहने का अनुमान है। थोड़ी सी क्रेडिट कॉस्ट हायर साइड पे रहेगी, लेकिन क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो था वो फेस्टिव क्वार्टर था और आमतौर पर एक अच्छे डिसबर्समेंट ड्यूरेशन में देखने को मिलते हैं, तो शायद बेटर साइड पर रहेंगे वो डिसबर्समेंट के नंबर। लेकिन कमेंट्री पार्ट क्रूशल रहेगा। जियो फाइनेंशियल और बाकी प्लेयर्स की तरफ से किस तरह से इनको कंपटीशन आ रहा है, स्पेशली IDFC लिमिटेड, HDFC और जियो, ये 3 नाम इनके लिए आ रहे हैं। तो कंपटीशन किस तरह से इनका मार्जिन्स को प्रेशर दे रहा है, वो एक पार्ट रहेगा, इसको जरूर आप नजर रखिएगा। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। बजाज फाइनेंस। मीनवाइल मार्केट में 3 PM मूव में कुछ है नहीं, हल्की से रिकवरी ज़रूर है। निफ्टी बैंक फिर कोशिश कर रहा है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को बचाने के लिए और ध्यान रखिएगा वो लेवल काफ़ी क्रूशल है, उसके नीचे क्लोज होना मतलब काफ़ी बड़ी नेगेटिविटी, उसको नेगेट करने के लिए थोड़ा सा एक आप देखें तो एक मूव आ रहा है इस समय 44,651 पर। चलिए अब हमारे अगले गेस्ट को जोड़ लेते हैं। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं नवीन कुलकर्णी, एक्सेस सिक्योरिटीज़ के CIO, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में पिछले 3-4 दिन में, आप किस तरीके से देख रहे हैं और आपका व्यू क्या है? जहाँ तक मार्केट की वॉलेटिलिटी का सवाल है, आप अगर मूवमेंट्स देखेंगे थोड़े से लॉन्ग टर्म देखेंगे तो मार्केट वॉलेटिलिटी अभी भी काफी अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड से नीचे है, राइट? तो मार्केट एक्चुअली बहुत ज्यादा स्पूक नहीं किया है, मतलब मार्केट में पैनिक मोड तो बिल्कुल भी अभी तक नहीं आया है, जबकि इंट्राडे मूवमेंट्स और मूवमेंट ऑन अ फ्यू डेज थोड़ा सा ज्यादा रहा, लेकिन मार्केट रिकवर भी करता है उसके बाद। सो ओवरऑल एट दिस लेवल मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए। प्राइमरली इसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो जो 52 वीक हाई के करीब है वो अभी भी काफी ज्यादा है। दूसरा चीज ऑफ कोर्स परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो भी करीब 80% के ऊपर है। तो ये 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो हमें कॉशियस व्यू दे रहे हैं। इसके अलावा जो रिजल्ट सीजन है वो भी थोड़ा सा मिक्स्ड है। जहाँ तक बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स रहे हैं वो थोड़े से मिक्स्ड रहे हैं और इसके अलावा बाकी सेक्टर के रिजल्ट्स भी बहुत ग्रेट नहीं आए। तो ओवरऑल एक कॉशियस व्यू मार्केट पे मेंटेन करना चाहिए, लेकिन ये मार्केट पैनिक करने वाला मार्केट बिल्कुल नहीं है। लोअर लेवल्स पे वापस हम देख सकते हैं क्योंकि अंडरलाइन फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स वो अभी भी बरकरार है।
दैट बीइंग सेड, जो हाल हमने रिसेंटली बैंकों का होते देखा है, स्पेशली इन क्वार्टरली अर्निंग्स में, जहां पर थोड़ा थोड़ा कंप्रेशन निम्स में आना शुरू हो चुका है, और ये एक ऐसी चीज नहीं है जो सरप्राइज है मार्केट के लिए। आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में भी और उससे पहले भी हम यही कह रहे थे कि perhaps the best part of good margins is over, that's in the past. अब यहाँ से कुछ और कंसर्न्स की डिपॉजिट ग्रोथ कितनी बढ़ रही है, उसको लेकर सिचुएशन क्या है, ये सारी चीजें अराइज हुई हैं ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के साथ। आपकी पोजीशनिंग क्या होगी नवीन जी, क्योंकि हम एक इम्पॉर्टेंट इवेंट में उतर रहे हैं, बजट वोट एंड अकाउंट ही सही, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और सबसे ज्यादा लोगों के पोर्टफोलियो में फाइनेंस कंपनी और बैंक्स ही रहते हैं। जहाँ तक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, जो अभी नतीजे आए हैं बैंकिंग सेक्टर के, बैंकिंग स्टॉक्स के, तो हमने हमारा ओवरऑल वेट सेक्टर में थोड़ा सा कम किया है। ओवरऑल हमारा वेट थोड़ा सा अंडरवेट ही था कंपेयर टू इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में बीएफएसआई का वेट बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमारा वेट थोड़ा कम ही था। लेकिन आफ्टर द रिजल्ट्स, क्योंकि सेक्टर में हेडविंड्स है, तो उस हिसाब से हमने हमारा वेटेज सेक्टर में थोड़ा सा कम किया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसके जो सेक्टर में जो गिरावट आई है, उसके वजह से वैल्यूएशंस थोड़े से रीजनेबल हो गए। जैसे एचडीएफसी बैंक का जो वैल्यूएशन है वो अभी काफी रीजनेबल हो गया है। इनफैक्ट डेकेडल लो मल्टीपल पे आ चुका है एचडीएफसी बैंक। हालांकि 3 से 6 महीने के चैलेंजेस रहेंगे फॉर सम ऑफ दीज नेम्स, लेकिन ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से बैंक्स में मुझे लगता है कि FY25 में भी अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक रहेगा। चैलेंजेस थोड़े हैं, लेकिन ये लेवल से थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पे भी बैंक्स में रख सकते हैं। नहीं, ठीक है नवीन जी, आपने कहा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा यहाँ से एक्यूमुलेट करते रहें, बट जब इस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक्यूमुलेशन का इन बैंक्स, क्या थोड़ा झुकाव, अभी हमारी चर्चा का विषय कुछ देर पहले यही था, पीएसयू बैंक्स एक ज़्यादा कंफर्ट दे रहे हैं, उनके वैल्यूएशंस और उनके नंबर्स, आई मीन उनके घटते एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस प्लस उनके एनआईएम्स की ट्रैजेक्टरी, क्या आपका भी मत यही है पीएसयू बैंक्स? तो जहां तक बैंक्स का सवाल है, अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में जो वेरिएंस था, या इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन का जो वेरिएंस था, वो काफी ज्यादा था। वो काफी हद तक ब्रिज तो जो था वो गैप हो रहा है। ऐसा नहीं कि पीएसयू बैंक्स जो पहले वैल्यूएशन पे ट्रेड करते थे, कोई 0.4 टाइम्स बुक, 0.3 टाइम्स बुक, राइट, तो उस हिसाब से वो बैंक्स भी अभी ऑलमोस्ट 1 टाइम प्राइस टू बुक पे आ गए हैं ज्यादातर बैंक्स। तो उस हिसाब से जो वैल्यूएशन गैप था वो काफी हद तक ब्रिज हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक्स के बीच में मेरा जो चॉइस होगा वो काफी इंडिफरेंट होगा। इन द सेंस मैं एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पिक नहीं करूंगा। मेरा फोकस विल बी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर मैं एचडीएफसी बैंक देखूंगा तो एट दीज लेवल्स मुझे अट्रैक्टिव लगता है कंपेयर टू लेट्स से अ बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर मैं सब ब्रॉडली अगर एक थीसिस बनाना चाहूँ तो, राइट। बट ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि फ्रॉम इट विल वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, राइट, लेकिन PSU banks per se will not be a overwhelming choice for me at this juncture. ओके, आईटी में अब क्या करेंगे? अब सारी लार्ज कैप आईटी कंपनियों के नंबर्स आ गए, पांचों की पांचों इंडेक्स कंपनियों के सारे नंबर्स देखे होंगे आपने। आज टेक महिंद्रा में खासा सेलिंग प्रेशर, ऑब्वियसली उससे पहले हमने देखा था एक अच्छी रीरेटिंग हुई थी इन्फोसिस में, HCL टेक का भी पॉजिटिव रिएक्शन था, हालांकि TCS का थोड़ा म्यूटेड था। अब क्या भी होगा आपका? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, इंटरेस्टिंगली ये क्वार्टर के नंबर्स जो आईटी कंपनीज ने इन लाइन दिए हैं वो नंबर्स को काफी मार्केट ने चीयर किया है, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स आईटी सेक्टर में अंडरवेट रहे। सो उस हिसाब से ओवरऑल अभी जो रैली आनी थी आईटी सेक्टर में, वो मुझे लगता है कि वो नॉर्मलाइजेशन जो होना था वो हो चुका है। यहाँ से आगे जाके ऑफकोर्स कोर परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड ऑल्सो जो यूएस मार्केट में मतलब रेट कट्स कैसे आएंगे और
इसके अलावा उनकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत निर्भर करेगा आईटी सेक्टर का आगे जाके। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारा स्टैंड ऑन आईटी सेक्टर अंडरवेट है और वो थोड़े दिन तक कंटिन्यू रखेंगे एंड प्रोबेबली वी विल टेक अ कॉल Q4 के जब नतीजे आएंगे उसके बाद विल टेक अ कॉल टू इनिशिएट फ्रेश लॉन्ग्स इन द आईटी सेक्टर। एट दिस पॉइंट इन टाइम आवर स्टैंड ज्यादातर चेंज नहीं हुआ है ऑन आईटी सेक्टर। ओके अच्छा नवीन जी, अभी कुछ देर पहले नंबर्स आए सीमेंट स्पेस के। लुक एट एसीसी, आई मीन क्या गजब मूव, डे हाई पर, और इनफैक्ट डे हाई नहीं, ये जनवरी 2023 यानी उस हिस्टोरिकल और लास्ट ईयर के प्राइस डैमेज की बात की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। आपकी कन्विक्शन लिस्ट में इस वक्त सीमेंट में क्या गया है? जहां तक सीमेंट सेक्टर का सवाल है, हमारे कन्विक्शन लिस्ट में ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक है। तो अल्ट्राटेक हमारा सबसे लार्जेस्ट बेट है, प्राइमरली बिकॉज लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, प्राइसिंग एनवायरनमेंट डिसेंट है, जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो रहे हैं। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में हमारा पोजीशन ओवरवेट पोजीशन है। और इसके अलावा इन जनरल सीमेंट सेक्टर में 2024 शुड कंटिन्यू टू बी अ गुड ईयर, क्योंकि बहुत सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो मतलब स्प्रेड्स की बात की जाए, वॉल्यूम ग्रोथ की बात की जाए, वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है। सो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जो सीमेंट सेक्टर के पास है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में ओवरवेट रहना या सेक्टर में एलोकेशन करने में मतलब प्रॉफिट मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल मार्केट में एक डिसेंट रिकवरी, 3 PM मूव पॉजिटिवली प्ले आउट हो रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। वो 44,500 वाला बैंक निफ्टी है 44,800 पर। इनफैक्ट इंट्राडे में बहुत स्विफ्ट और बहुत शानदार रिकवरी। अच्छा, सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी बाय द वे, क्योंकि कल छुट्टी है, तो सेंसेक्स के भी मैं ऑप्शंस देख रहा था, उसमें भी कुछ ऑप्शंस में बहुत शानदार कॉल ऑप्शंस में मूव आया। उसके अलावा मिड कैप में भी डिसेंट रिकवरी। खैर इन सब पर आएंगे, हमारी स्ट्रेटजी पर भी आएंगे, लेकिन अभी यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डीलर्स की, तो ऑब्वियसली आज मार्केट का एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी स्ट्रांग है। थोड़े बहुत काउंटर छोड़ के इन जनरल तेज़ी दिखाई दे रही है बाजार में डीलर्स को। और फेब सीरीज़ की तैयारी हो रही है, तो 2 स्टॉक्स जहां वो फोकस कर रहे हैं नई सीरीज़ के लिए। सबसे पहले अंबुजा सीमेंट, यहाँ डीलर्स BTHT की सलाह दे रहे हैं। ऑब्वियसली कल मार्केट बंद है, तो ये मंडे को ट्रेड आप स्क्वायर कर पाएंगे। ओवरऑल यहाँ काफ़ी सारे HNIs खरीदारी कर रहे हैं, और ACC के अच्छे नतीजे बाद एक रब ऑफ भी दिखाई पड़ रहा है अंबुजा सीमेंट के ऊपर, क्योंकि वो पेरेंट कंपनी है। और डीलर्स को लगता है यहाँ से भी 15 से 20 रुपए का मोमेंटम इस काउंटर में बन सकता है। तो अंबुजा सीमेंट ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स BTHT की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा पोजिशनली PNB और PSU बैंक्स में अभी भी डीलर्स को लगता है कि काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी है, तो यहाँ से मोमेंटम बन सकता है। फेब सीरीज़ के लिए पर्टिकुलरली पोजिशनल बेसिस पे डीलर्स को लगता है PNB 108-110 रुपए के लेवल्स बता सकता है, तो यहाँ भी डीलर्स खरीदारी करके चल रहे हैं। ओके, तो चलिए ये हो गई PNB की बात। यहाँ पर अभी भी BTHT की सलाह रहेगी, और अब BTHT की शुरुआत करते हैं और ट्रेड्स लेते हैं। रचना जी, क्या रहेगा आपका ट्रेड BTHT SCBT? जी मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा उसमें मैं हिंडाल्को देना चाहूंगी। हिंडाल्को में एक पॉजिटिव मूवमेंट चालू है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये बात हम फरवरी के फ्यूचर्स की कर रहे हैं। 572 पे है, यहाँ पे 567 पे अगर एसएल लगाया जाए तो 578 का पहला टारगेट एंड 582 का सेकंड टारगेट लेके हम चल सकते हैं। ओके, तो हिंडाल्को में एक ट्रेड क्लियरली बन रहा है, तेजी की तरफ ये ट्रेड आपका रहेगा। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड BHEL है। भेल के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया था, वहां से रिकवरी देखने को मिली है। तो इसके फ्यूचर में फेब मंथ वाले फ्यूचर में खरीदारी करिए। 221 रुपए के प्राइस चल रहे हैं, 217 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 228 रुपए के टारगेट सेट करना है। चल 221.45 पे बाय ट्रेड आपका। रुचित, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? जी, मैं एक सेल साइड पे ट्रेड रहेगा मेरा IGL में। तो प्राइमरली आज जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है वो ये स्टॉक ने ब्रेक किए हैं, और वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो सेलिंग में काफी आई है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस स्विंग लोस है स्टॉक में 390, 392 उसके आसपास तक का ये डाउन मूव कंटिन्यू रह सकता है। तो करंट लेवल्स पे बिकवाली की सलाह रहेगी 413 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के और 390 के अराउंड के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो आईजीएल में एक शॉर्ट ट्रेड इस समय आ रहा है। अमित, आपका ट्रेड? कोल इंडिया का फेब का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 389 पे। इसे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 383 का और टारगेट्स रहेंगे 402 के। ओके, कोल इंडिया 389 पे आपका ये ट्रेड है। और चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल वीरू, मेरा फोकस रहेगा सिलेक्टिव कॉपर मेटल माइनिंग रिलेटेड कंपनीज पे। तो हिंद कॉपर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टेक्निकल चार्ट पे बॉल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है वीकली और डेली में, और रिसेंट का ऑलमोस्ट हाईएस्ट डेली क्लोजिंग के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 278 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 290 की टारगेट। ओके, तो हिंदुस्तान कॉपर, तो क्लियरली मेटल्स की तरफ रुझान बढ़ता हुआ आज हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर, ये दो ट्रेड्स आए हैं BTST में। जोमेटो पर एक अपडेट आया, मैं आपको बता दूं क्या जानकारी कंपनी की तरफ से शेयर की जा रही है। कंपनी कह रही है कि इनको RBI से अप्रूवल मिल गया एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर ऑपरेट करने के लिए। ये इनफैक्ट कल इनको अप्रूवल मिला। वो स्टॉक आपके सामने करीब 1% ऊपर है। इन्होंने इनफैक्ट वो UPI पेमेंट्स प्रक्रिया शुरू की थी और रिपोर्ट यही सजेस्ट कर रही थी कि शायद एक गूगल पे और बाकी फ़ोन पे जैसे एंटिटीज़ को टक्कर देंगे। अब RBI की तरफ से अप्रूवल मिल गया है, स्टॉक ऊपर जाता हुआ। लेकिन ये बात हुई अलग से जोमेटो की। मार्केट आज देखिए एक्सपायरी का दिन, और हमने आपको इंडिकेशन दिया ही था कि ये सीरीज़ कमज़ोर रहने वाली है। ज़्यादा फोकस ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली पर करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अब 100 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी, लेकिन निफ्टी बैंक 500 पॉइंट जो नीचे था कार्यक्रम की शुरुआत में, अब सिर्फ 200 पॉइंट रह गया है। तो एक स्विंग आता हुआ ऊपर की तरफ, ये शायद वो 3 PM फैक्टर होगा। अनुज, बेसिकली करना क्या है? कंसिडरिंग 3 दिन की छुट्टी, हमें इनफैक्ट आज शाम का, कल शाम का पचाना होगा ग्लोबल मार्केट्स में क्या होता है, और फिर इवेंचुअली रिएक्ट हम करेंगे सोमवार को। हर्षिता, एक चीज़ है, अब ग्लोबल मार्केट का इतना इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है, अनलेस एकदम ग्लोबल मार्केट 5-6% सर्ज कर जाए, 5-6% गिर जाए। लेकिन ये जो हुआ है ना लास्ट के आधे घंटे में, ये क्या हुआ है? शॉर्ट्स ने बहुत पैसा बनाया, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, रिपब्लिक डे आ रहा है, तो शॉर्ट्स ने सोचा कि चलो थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए। और मैं जानता हूँ बहुत लोगों को जो ऑलरेडी अपने वीकेंड के प्लान बना चुके हैं, और मतलब हमारे कुछ कलीग्स भी हैं उनमें, और स्पेशली डेली बेस कलीग्स जो ऑलरेडी मतलब जिनके दोस्त लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं शायद। हाँ, तो वो 3:30 बजे का वेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो खैर हंसी मजाक की बात होगी, लेकिन ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? ट्रेडर्स थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यहाँ पर। सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी में यही कहूँगा कि अभी नए शॉर्ट्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है यहाँ पर। मार्केट में पैसा बनेगा आपका शॉर्टिंग पर, मंडे को बनेगा वापस, लेकिन मंडे को मार्केट को एक बार खुलने दीजिए, गैप अप या गैप डाउन होने दीजिए। और एक चीज़, बैंक निफ्टी ने फिर 200 डे मूविंग एवरेज बचा लिया और निफ्टी ने सीरीज़ का लो बचा लिया। तो एक क्लचिंग टू स्ट्रॉ जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ है एक। अब नई बिकवाली होगी अगर आप 21,137 निफ्टी पर ब्रीच करने लगे और 44,500 बैंक निफ्टी पर अगर ब्रीच करने लगे क्लोजिंग बेसिस पर, तभी ये स्ट्रैटेजी बनेगी मेरे ख्याल से। वीरो, क्या प्लान बनाया वीकेंड का, 3 दिन का वीकेंड पहाड़ों की तरफ? हाँ, नहीं पहाड़ नहीं, एग्जैक्टली ऋषिकेश में। अनुज, ऋषिकेश से पहली जगह है चीला। कभी होगा मौका तो आपको ले चलूँगा। वो मेरा सबसे फेवरेट जगह है। वो गंगा किनारे जो एक रास्ता है, वहीं एक रिजॉर्ट है, वहीं रहेंगे। और लगभग स्कूल पास आउट होने के बाद मेरे ख्याल से 2 दोस्तों से मैं पहली बार आज मिलूँगा। वाह! कुल मिला के 9 लड़के हम लोग मिल रहे हैं, तो उसमें से लगभग 7 पहुँच चुके हैं। तो बड़ा अच्छा, ये अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। वीरू, ऐसे 9 लड़के मिलके सत्संग में जाएंगे क्या? हाँ, सत्संग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, सत्संग भी कर सकते हैं। अच्छा, इस बीच स्टील के नंबर्स आ रहे हैं, मैं फटाफट से पढ़ दूं। ये 2415 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा इनफैक्ट पेश किया है। ये उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। स्टॉक में स्पाइक आना शुरू हो चुका है। एक बार देखिएगा प्लीज़ चंदन इसके चार्ट को। 2415 करोड़ का मुनाफा 1745 करोड़ के अनुमान के सामने, तो वहाँ पर एक बड़ा बीट ज़रूर है। साथ ही साथ अगर आप आय का फिगर देखें तो एक्सपेक्टेशन थी 42,225 करोड़ पर आएगा, ये 41,940 करोड़ पर आया है, तो वहाँ पर एक मिस है। लेकिन क्लियरली प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर एक अच्छा बीट आता हुआ। कुछ और डेटा पॉइंट अगर आया हो, हाँ, मार्जिन्स आए हैं। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन थी हमारी 15.4% की, 17% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किया है। और आप देखिए एबिटा में ग्रोथ कितनी अच्छी है, 7,180 करोड़ का ये फिगर, जहां पर मार्केट अनुमान लगाकर चल रहा था 6,484 करोड़। आपने अगर सुना होगा टाटा स्टील के मैनेजमेंट को, उन्होंने क्लियरली कहा
कि डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी मजबूत है और टाटा स्टील के केस में भी वो डोमेस्टिक बिजनेस की वजह से ही वो मुनाफे में आ पाए हैं। और JSW स्टील जो प्योरली डोमेस्टिक प्ले, बहुत मजबूत डोमेस्टिक प्ले है स्टील का, उसके भी नंबर्स बहुत ही सॉलिड आते हुए। पहले तो इस पर एक पर्सपेक्टिव दीजिए चंदन जी, आप A20 पर नई तेजी करेंगे क्या जाते जाते? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसलिए भी कर सकते हैं कि सेलेक्टिव मेटल काउंटर यहाँ पे रिकवरी दिखा रहे हैं। और आप देखोगे सबने ऑलमोस्ट मेटल की बात की, हिंडाल्को, नाल्को, हिंदको, पेरेनॉल। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि ये काउंटर पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं 900 से स्टॉक करेक्ट होते हुए 800 के नीचे चला गया था, तो इसके लिए बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। दूसरे मेटल काउंटर चल रहे हैं, एक ही मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हल्का सा रिस्क लिया जा सकता है। 800 का सपोर्ट रहेगा, एक बार के लिए आपको 840-42 तक के स्विंग बनने चाहिए। जी हाँ, JSW स्टील। और इस बीच बैंक निफ्टी की कल की पूरी बॉडी, मतलब कल का एग्जैक्टली ओपन पॉइंट और कल का क्लोज पॉइंट आज की लोअर शैडो है, मतलब आज की रिकवरी उतनी ही बड़ी है। ये होता है एक्सपायरी का इम्पैक्ट। देखिए एक्सटेंडेड वीकेंड, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट्स के द्वारा, और क्योंकि 44,500 आपका 200 एक्सपोनेंशियल व्यवस्था, वहाँ से रिकवरी अब करीब करीब हम 45,000 की स्ट्राइक की रेंज को स्ट्राइक करने को ऑलमोस्ट तैयार हैं। तो एक अच्छे जोन पे अगर आप देखें शॉर्ट्स को कवर करने की बात भी हुई थी। और एक दो स्टॉक्स में मार्क कर देता हूं जो कि एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। NBFC स्पेस में एक बार आप एक स्टॉक लेके आइएगा, दैट्स L&T फाइनेंस, 4% ऊपर शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। रचना जी, ये क्लोज तो 167 के आसपास आ रहा है, बट अगर नेक्स्ट वीक पॉसिबली मंडे ऑनवर्ड्स ये अपनी जर्नी स्टार्ट करे 168 या 170 के ऊपर, तब क्या एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा इसको पिक करने का? रचना जी, वो L&T फाइनेंस की यस, L&T फाइनेंस की जहां तक बात है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग अपू आने के लिए चांसेस है, प्रोवाइडेड ये काउंटर 168 का नंबर निकाल दे। अभी 166 पे है और 168 निकालते ही इसमें मोमेंटम बनना चाहिए जो इसको 174 एंड 178 तक लेके जाएगा। ये थियरी तब तक वैलिड रहेगी जब तक ये 163 के ऊपर क्लोजिंग अपने को दिखाता रहेगा। L&T फाइनेंस आपके स्क्रीन पे अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और अभी कुछ देर पहले हर्षिता ने जोमेटो की बात छेड़ी थी। जोमेटो का क्लोज बहुत ही अच्छा आ रहा है और आई थिंक ये एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ 135.80, और पिछली 5 सेशन की कैंडल्स का हाई एग्जैक्टली यही है। ऑल्दो अभी आया नहीं है क्लोज, बट मैं यहाँ से सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसलिए भी कह रहा था क्योंकि हमने इसके इन्वर्स एक शॉर्ट कॉल ली थी, दैट वाज आई थिंक जुबिलेंट फूड्स, लेके आइए एक बार। और जुबिलेंट फूड्स 507.90, 507.40 पे, मुझे कल याद है, सुबह याद है, मैंने मार्क किया था इस स्टॉक को, सचिन से बात भी हुई थी, टारगेट्स दिए गए थे कि करीब करीब 500 रुपये के, वो ऑलमोस्ट पूरे हो गए। बट मानस, इट्स अ टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग ब्रेकडाउन। ये बहुत ही गंभीर ब्रेकडाउन है जिसमें आज की कैंडल में 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी इन्वॉल्व है। और आप पिछले 3 दिन के वॉल्यूम्स को देख रहे हैं, उसमें एक जिसे कहते हैं ना, उन वॉल्यूम्स में स्ट्रेंथ है। आपका व्यू जो शॉर्ट है वो क्या करे, और फ्रेश शॉर्ट का पर्सपेक्टिव? देखिए, फ्रेश शॉर्ट भी किया जा सकता है और अगर आपके पास शॉर्ट कॉल है तो आप बने रहिए। स्टॉप लॉस रिवाइज करके 514 रुपए पे लगाइए, 514 का अब स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे की तरफ 490 तक के टारगेट्स आपको जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल एक ट्रेड आपके लिए जुबिलेंट फूड का। एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अदानी ग्रुप कंपनी, जैसे हम मेंशन कर रहे थे, ठीक 1 साल हुआ है उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने का, और तब से लेकर अब तक स्टॉक्स में भारी करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद रिकवरी आई। लेकिन अदानी पोर्ट का स्टॉक स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि वहां पर तेजी है। नेशनल लेवल से एंटरप्राइजेज में भी कुछ रिकवरी आती हुई। दोनों में से बेहतर ट्रेड क्या रहेगा रुचित, जहां पर इस समय नई पोजीशन अगर किसी को लेनी है तो? आई थिंक अडानी पोर्ट्स के चार्ट स्ट्रक्चर्स थोड़े अच्छे हैं क्योंकि ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव है और विद इन एन अपट्रेंड ऑलरेडी स्टॉक ये करेक्शन पिछले कुछ दिनों में दे चुका है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड है। एक पुलबैक मूव एटलीस्ट 1180 1190 तक का पुलबैक मूव नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अदानी पोर्ट्स, अभी कुछ देर पहले मैं बात ही कर रहा था इस स्टॉक की बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। बहरहाल अगर आप इस क्लोजिंग को आई थिंक अगर वीकली के पर्सपेक्टिव से देखें, आई मीन ये जो पिछले 10 मिनटों में पुल बैक आया, इसने बहुत कुछ डैमेज होने से बचा लिया। या फिर आप कह सकते हैं कि जब वीकली चार्ट्स फॉर्म होते हैं शुक्रवार को या फिर जो भी अंतिम दिन हो,
एक सेफ डिस्टेंस एक एवरेज से आपका क्रिएट कर दिया। डायरेक्टर साहब अगर वीकली चार्ट दिखाएंगे एक बार जरा, याद रखिएगा ये तेज़ी पूरी शुरू हुई थी 12 नवंबर के आसपास। 12 नवंबर से लेके अब तक हमने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कभी भी तोड़ा नहीं है, उसको ब्रीच नहीं किया है। और इस हफ्ते का लो यानी जो कल का स्विंग लो था, दैट वाज एग्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नोट करके रख लीजिए, हालांकि हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे मिल भी जाएंगे वो लेवल्स। 21,150, 21,137, दैट्स एग्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमने नहीं तोड़ा है 15 नवंबर से या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से लेकर अब तक का। रही बात बैंक निफ्टी के 45,012, याद रखिएगा हमने अभी तक जुलाई 2015 से लेकर अब तक कभी भी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है, और वो आज के लो से करीब 200 पॉइंट नीचे था एट 44,200। तो दोनों ही इंडाइसेस में एक बड़ा सब्सटेंशियल बदलाव, मतलब डिफरेंशियल है। वहाँ 10 वेमा नहीं टूटा, बट निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 50 वेमा की ट्रैजेक्टरी में चला गया, थैंक्स टू आईटी एज ऑफ नाउ एंड रिलायंस, जिसने इस डिफरेंस को क्रिएट करने में मदद की है। बट वीकली और निफ्टी बैंक की मैंने आपको दोनों लेवल्स दे दिए। एक बार अब एसीसी और रखिएगा, मेरे ख्याल से इस क्लोजिंग का सबसे धमाका स्टॉक अगर कोई रहा है दैट्स एसीसी। नाउ इट्स 2464 एट डे हाई, और डे हाई के साथ साथ मैं इसकी रीडिंग करूं हर्षदा, तो पोस्ट दैट इंसिडेंट आई थिंक जो 25 जनवरी 2023 को हुआ था, उसके बाद का ये सबसे बड़ा इंट्रा डे बाय ग्रीन कैंडल, वेयर आई थिंक ये 30 नवंबर के बाद का सबसे बड़ा इंट्राडे वॉल्यूम है। और दूसरा अर्निंग अगर आप देखें जो आज का स्टार रहा, दैट्स पीएनबी, जिसके नंबर्स इसी कार्यक्रम में आए। पीएनबी 105.70 पे, याद रखिएगा, विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आज डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे, पोस्ट अप्रैल 2018 बेस्ट क्लोज फॉर पीएनबी। मानस कैरी करना चाहिए पीएनबी को इतने कन्विक्शन के साथ। ओहो मानस अनम्यूट। देखिए पीएनबी का जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है वीरेंद्र जी। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। लोअर लेवल पे 101 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 103 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। आई थिंक अब नेक्स्ट टारगेट 110 रुपए से लेकर 112 रुपए की रेंज में रहेंगे। इनफैक्ट वीरू ने एसीसी पीएनबी की बात की, एक बार पीएनबी हाउसिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इसी कार्यक्रम में इसी आखिरी घंटे में फटा है। बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर एक बड़े निवेशक ने बिकवाली की, लेकिन ऊपरी लेवल से स्टॉक नीचे भी आ गया। तो जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी तेजी से नीचे भी आ गया। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि अभी अभी वो खबर फ्लैश हो रही थी कि दरअसल इनकी जब बोर्ड बैठक होगी उसमें कंपनी बोनस इशू पर भी विचार करेगी। बस ये खबर आनी थी और वो स्टॉक देखिए 12% के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में भी जोरदार तेजी आज के दिन बनती हुई दिखाई दी है। जाते जाते ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है। मिलेगा क्या आपको? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 12-13% भाग गया था वो काउंटर, स्क्रीन पर ही वो मूव आता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ स्टॉक्स है, चलिए ये आया 15%, 16% भाग गया। रुचि ट्रैक करते हैं आप गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट? ऑलरेडी स्टॉक में आई थिंक मूव आ चुका है, तो करंटली तो फ्रेश बाइंग के लिए देखेंगे तो स्टॉप लॉसेस काफी दूर रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो राइड करिए ट्रेंड को, बट फ्रेश बाइंग कभी आने वाले नियर फ्यूचर में अगर कोई डिप मिलता है फिर से 360 के आसपास, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े फेवरेबल बनेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय फेवरेबल है नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स स्टॉक में तेजी आ चुकी है। ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला मामला हुआ, लेकिन ध्यान रहे हम जनवरी सीरीज को गुड बाय गुड लक कह रहे हैं। निफ्टी में क्या हुआ इस पूरे महीने वो आपके सामने आ जाएगा। 1.5% गवाए हैं निफ्टी 50 ने इस पूरे महीने। मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा मुनाफा वसूली ही देखने को मिली। इनफैक्ट इस महीने सिर्फ 2% ऊपर रहा है निफ्टी बैंक। उस लिहाज से अगर आप गौर करेंगे तो निफ्टी बैंक में इस पूरे महीने क्या रुझान उभर कर आया, 5.5% नीचे ये दरअसल जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। तो क्लियरली ये महीना हिस्टोरिकली अच्छा नहीं रहता है। दिसंबर के गेंस के बाद नॉर्मली हमने देखा पिछले 3-4 सालों से जायंट सीरीज बहुत खराब रहती है और
खराब तो नहीं, लेकिन हाँ कमजोर जरूर रही है। 5% का करेक्शन निफ्टी बैंक में जो शायद ड्यूट था, और निफ्टी भी खुद करीब करीब 1-1.5% तक की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आया। तो आज की क्लोज एकदम फ्लैट है। 21,400 पर जाकर निफ्टी 50 टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। 60 पॉइंट का नुकसान। निफ्टी बैंक भी साइडवेज क्लोज दिखा रहा है। हालांकि डे लो से अच्छी खासी रिकवरी हुई है, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग है आज की इस क्लोज में। मिड कैप इंडेक्स ऑफ कोर्स 200 पॉइंट नीचे। आप देखिए निफ्टी आईटी की तरफ से बाहर था, 600 पॉइंट का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। टेक महिंद्रा के नंबर्स के बाद भारी करेक्शन इधर, फिर एलटीआई, माइंट्री, बाकी सभी स्टॉक्स में हमने देखा मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी। तो वो कुछ काउंटर्स थे जो लड़खड़ाए हैं आज। कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छे नतीजों पर रिएक्शन देखने को मिला है, एक है बजाज ऑटो, उसमें जोरदार तेजी बनती दिखाई दी। नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन हर कोई स्ट्रॉन्ग नंबर्स पर स्टॉक भागा नहीं है। अच्छे नतीजों पर मुनाफा वसूली का शिकार बना टीवीएस मोटर, वहां पर भी करेक्शन बनता दिखाई दिया है। डीएलएफ आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इसकी हमने पिछले आधे 1 घंटे में चर्चा नहीं की, लेकिन नतीजे अच्छे थे। 1.1% के गेंस पर वो स्टॉक जाकर अपनी पारी क्लोज करता हुआ आज के लिए। आज का एक बड़ा एक्सीडेंट जो हमने आपको प्री ओपन में ही बता दिया था कि कमजोर रहेगा, लॉरस लैब्स। नंबर्स बाजार बंद होते होते कल इसी समय आ रहे थे, लेकिन बेहद खराब परफॉर्मेंस रहा है। मल्टी क्वार्टर लो पर प्रॉफिट 85% गिरकर 23 करोड़ पर आया। स्टॉक 5% नीचे जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ एक्सीडेंट्स आज हमने देखे हैं। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एसीसी भागा, पीएनबी जैसे स्टॉक्स में तेजी बनती दिखाई दी। पीएनबी हाउसिंग चलकर फिर करेक्ट हुआ और 5% नीचे जाकर टिकेगा आज के दिन। तो ये बड़ा एक्शन आज बनता हुआ दिखाई दिया है। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, उसमें साफ दिखाई देगा आज की क्लोज क्या दिख रही है। ज्यादा बिकवाली का ट्रेड आज पकड़ता हुआ मार्केट, तो क्लियरली टेक्नोलॉजी में टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स कमजोर, एचसीएल टेक, विप्रो कमजोर। यहाँ पर हमने देखा इन्फोसिस में मुनाफा वसूली और 1% नीचे आपका टीसीएस भी रहा है। डीवीज लैब में करेक्शन, सिप्ला में करेक्शन नजर आया आज हमने देखा है। साथ ही टीसीएस का हम जिक्र कर रहे थे, बैंकों में एचडीएफसी, कोटक जैसे काउंटर्स, आपके आईसीआईसीआई जैसे काउंटर्स, इन सब में बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया। फाइनल क्लोज में आईसीआईसीआई बेग योर पार्डन 1000 के ऊपर दिख रहा है। इंडसइंड बैंक 1.1% ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ साथ दिया है आज, लगभग 1% के गेंस, लेकिन आज का आउट परफॉर्मर बजाज ऑटो है। जेएसडब्ल्यू स्टील नतीजे कुछ देर पहले आए, आधे % ऊपर हम जाकर टिक रहे हैं। टाटा स्टील भी आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है टाटा स्टील नंबर्स खराब नहीं थे, प्रॉफिट आया है, लेकिन मैनेजमेंट आगाह कर रहा था कि यहां दरअसल कुछ प्राइसिंग में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, चाइना से प्रेशर आ रहा है। स्टॉक आधे % से ज्यादा टूटा है आज के दिन। ये है फिलहाल आज का क्लोज। क्लियरली जनवरी सीरीज थोड़ी सी फीकी रही है, और ऑफ कोर्स जब हम अगले हफ्ते मिलेंगे 3 दिन की छुट्टी के बाद, एक तो फरवरी सीरीज में नई शुरुआत होगी, और ये हफ्ता ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले गुरुवार इस समय हम डाइसेक्ट और डाइजेस्ट कर चुके होंगे वोट ऑन अकाउंट या फिर इंटरिम बजट। इस बीच हम आज क्लोज दिखा रहे हैं 21,378 के लेवल्स पर। वीरू, आज का सत्र एक बार फिर मुनाफा वसूली वाला। अच्छा, सीधा सौदा भी तो है, सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, कौन से ट्रेड्स फेवरेबल थे? रेलटेल भागा नंबर्स पर, एनएचपीसी भागा, कोल इंडिया भागा। आइडेंटिफाई तेजी में रखा था आशीष ने हिम्मत सिंह का सीड, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, अरिहंत कैपिटल और साथ ही भेल जैसे स्टॉक्स को। वीरू, तो ये हफ्ता और गंभीर होता अगर ये आखिरी का आधा घंटा ना होता, लेकिन फिर भी याद रखिएगा प्राइस डैमेज इस 3 दिन में काफ़ी सिवियर हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। 3 दिन लीजिए आराम, फिर सोमवार से करेंगे काम। मुझे और हर्षदा को दीजिए इजाज़त एक बार फिर से, और सोमवार को पूरा का पूरा पैनल नीरज जी, आशीष, हर्षदा में और अनुज लेकर हाजिर होंगे मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड, एक्सटेंडेड वीकेंड। गुड बाय।